पावरलेस बचे लोगों का तो कहना ही क्या। अभिषेक और विक्रम के चेहरे पर भी तब बदलाव आया जब उन्होंने हर जगह अलग अलग साइज के स्टोन और मलबे को बिखरा हुआ देखा। पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे कई बमों ने आसपास की इमारतों की नींव उड़ा दी हो और उन्हें बर्बाद कर दिया हो। यहां क्या हुआ? अभिषेक ने हैरान होकर बड़बड़ाया। हालांकि उसके वर्ड्स अनजाने में बोले गए थे, लेकिन माहौल इतना शांत था, इस वजह से सभी ने उसे साफ साफ सुना था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरमान ने चुप्पी तोड़ी और आगे बढ़ना जारी रखा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक ने अरमान की पीठ की ओर देखा और सोचा कि क्या यह आदमी पागल हो गया है। अगर इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी तो वे किस बारे में चिंता करने जा रहे थे। हालांकि तभी एक और आवाज आई, चलो कंटिन्यू रखते हैं, सब ठीक होना चाहिए। जेनिफर ने धीरे से अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका तो बचपन की दोस्त भी पागल हो गई थी। क्या दुनिया बदल जाने के बाद जेनिफर का रवैया उसकी यादों के कंपैरिजन में थोड़ा बदल गया था? यह टैलेंटेड आर्चर के लिए उलझन की बात थी। सच में ऐसा नहीं था कि वो बदल गई थी। जेनिफर बस नई दुनिया के हिसाब से एडजस्ट हो रही थी और जिंदा रहने के नए रूल्स सीख रही थी। बस इतना ही दोनों किनारों की प्रोटेक्शन करने वाले फाइटर्स द्वारा मजबूर किए जाने की वजह से अभिषेक और विक्रम के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। बाद में सभी बचे हुए लोग चाहे या न चाहे चलने के लिए मजबूर थे। आखिरकार वे अकेले जिंदा नहीं रह सकते थे क्योंकि उनके पास ऐसा करने की स्ट्रेंथ नहीं थी। ओ गॉड, वो डरावनी चीज क्या है? बीटल, इतना बड़ा बीटल कैसे हो सकता है? जब 20 से अधिक लोगों का ग्रुप उस जगह पे पहुंचा जहां फर्स्ट स्टेज ब्लेजिंग बीटल की डेड बॉडी पड़ी थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये अभिषेक हो या विक्रम या ये पावरलेस लोग हो। वे सब चौंक गए और एक कदम पीछे हट गए। 5 मीटर से ज्यादा लंबे और एक छोटी सी मीट की इमारत की तरह दिखने वाले क्रिएचर की बॉडी को देखकर वे सभी शब्दों से परे हैरान रह गए। इसके अलावा जब उन्होंने उसके लंबे दांतों और उसके लंबे पैरों को देखा तो उन्हें लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। बस कल्पना करके ही उन्हें ठंडे पसीने आ रहे थे। कोई और मॉन्स्टर इस भयानक मॉन्स्टर को मार सकता था। विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से हाथी की शैल को छूने लगा, लेकिन उसे यह महसूस करके सरप्राइज हुआ कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ठंडी मेटल को छू रहा है। जाहिर है कि जिस मॉन्स्टर ने इस हाथी से लड़ाई की थी उसने उसके सिर का एक बड़ा हिस्सा काट दिया था। अभिषेक ने देखा कि क्रिएचर की कटी हुई गर्दन से बहुत ज्यादा सूखा खून बह रहा था और वो जल्दी से इस कंक्लूजन पर पहुंच गया कि इस मॉन्स्टर को 2 या 3 दिन पहले ही मारा गया। जेनिफर चुपचाप खड़ी रही और उसने बड़े हाथी को घूरा। केवल वो जानती थी कि इस सब की वजह शायद वो आदमी था जो उससे भी छोटा था और वो जिसका ग्रुप के बाकी लोगों से सबसे कम कांटेक्ट था। मैं हैरान हूं कि क्या वो बड़ा मॉन्स्टर जिसने इस फर्स्ट स्टेज बीटल को हराया था बिस्तर में भी मॉन्स्टर है। लिली ने ह्यूमंस की बातचीत सुनते हुए मजाक किया। वो उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती क्योंकि उसे उसकी रिएक्ट करने का तरीका पसंद था। जहां तक फर्स्ट स्टेज ब्लेजिंग बीटल की अरमान की लाइफ को खत्म करने वाले मॉन्स्टर की बात है, तो जब उसने अपने बगल में बैठी ब्यूटीफुल सक्कुबस की बातें सुनी तो उसका मन उसे गालियां देने का किया। ये लड़की सच में नहीं जानती थी कि कब हार मान लेनी चाहिए। अरमान ने चुपके से अपने दांत पीस लिए, जंगली सीन की इमेजिनेशन को रोकने की कोशिश करते हुए, सभी की नजरों को अनदेखा करते हुए और उनकी बातों की परवाह न करते हुए वो बड़े हाथी बीटल के सिर की ओर चला गया और जोर से लगभग 3 मीटर की छलांग लगाई। यह नजारा देखकर सभी हैरान थे। 3 मीटर ऊंची छलांग कुछ ऐसी चीज थी जिसे पहले इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन अब यह उनकी आंखों के सामने हो रहा था। समीर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मन ही मन कसम खाई कि वो इतना पावरफुल बनेगा कि ऐसे कारनामे कर सकेगा। मुस्कान और दूसरे 2 स्टूडेंट की आंखों में भी डिटर्मिनेशन था, जिससे उनका और भी मजबूत बनने का इरादा पक्का हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि ये यहां है? अरमान ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा जब वो बड़े बीटल के माथे के पास पहुंचा। अरमान, क्या तुम बड़ी बहन पर शक कर रही हो? लिली ने अपनी बाहें मोड़ लीं और अपनी पहले से ही बड़ी खूबियों पर और भी जोर दिया। यह देखकर अरमान को खांसी आ गई और वो इधर उधर देखने लगा और उसे अपने मन ही मन में कोसने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट और हलचल के और सभी की उलझन भरी निगाहों के सामने अरमान ने ग्रेट स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया
और आसानी से उसकी नोक का इस्तेमाल करके बीटल के मांस को चीर दिया। उसने कई इंच तक उसे काटा, जब तक कि वो लगभग आधा मीटर तक नहीं पहुंच गया, और फिर आखिरकार रुक गया। अरमान ने अपना दाहिना हाथ अंदर डाला और तलवार को एक पल के लिए नीचे रखा और इधर उधर टटोला शुरू कर दिया, और फिर आखिरकार अपने खून से भरे हाथ को वापस बाहर निकाला। हालांकि उसका ध्यान उसके हाथों में एक बच्चे की मुट्ठी के साइज के गहरे पीले रंग के स्टोन पर था। स्टोन सही नहीं थी और उसमें कई कमियां थीं। हालांकि इसकी चमक बेहद अट्रैक्टिव थी। ये एक फर्स्ट स्टेज सोल स्टोन फायर एलिमेंट है। लिली ने सिर हिलाया और धीरे से समझाया, मैंने पहले इसे अनदेखा कर दिया था क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं था, लेकिन अभी ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। सोल स्टोन का उपयोग स्किल को इवॉल्व करने, उसी एलिमेंट से डाले गए स्पेल की पावर को बढ़ाने और खजाने को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब तक कि तुम्हारा ब्लैकस्मिथ क्लास और जरूरी कैपेबल आदमी न मिल जाए, तब तक तुम इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाओगे। सोल स्टोन को कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जिनके बारे में तुम धीरे धीरे जानोगे। अरमान की आंखें चमक उठीं जब उसने उसकी बातें सुनी। ऐसा ट्रेजर लगभग उसने अनदेखा कर दिया गया था, और किस्मत से लिली को यह याद था, नहीं तो उसके पास बाद में रोने के लिए आंसू नहीं होते। जितना अधिक टाइम बीतता गया, उतना ही उसे एहसास हुआ कि लिली द्वारा दी जा रही हेल्प कितनी कीमती थी, जबकि वो टाइम बीतने के साथ ये सब अपने आप सीख सकता था। सच्चाई ये थी कि शुरुआत में ये एक बहुत बड़ा फायदा था। बिना एक वर्ड्स कहे अरमान ने अपने बैकपैक से एक प्लास्टिक बैग निकाला और फर्स्ट स्टेज सोल स्टोन को केयरफुली अपने बैकपैक में वापस रखने से पहले उसे अलग रख दिया। फिर उसने एक खाली बोतल निकाली और बीटल से खून निकालना शुरू कर दिया। वो अपने ब्लड कंट्रोल को दूसरे स्टेज में इवॉल्व करने रिक्वायरमेंट को नहीं भूला था। फर्स्ट स्टेज ब्लेजिंग बीटल को हराना इतना मुश्किल था और उसकी लाइफ इतने मौकों पर खत्म होने के करीब था कि अरमान नौ उसके जैसे या उससे भी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स को हराने को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इससे भी बदतर उसे दूसरे स्टेज के मॉन्स्टर को भी हराना था। एक बार में एक कदम, एक बार में एक कदम। अरमान ने अपना काम करते हुए मन ही मन में बड़बड़ाया, जबकि हर कोई हैरान था। जेनिफर की खूबसूरत आंखें चमक उठीं और बिना किसी से एक वर्ड्स कहे वो ग्रुप से दूर चली गई। जेनिफर, तुम कहां जा रही हो? अभिषेक ने उसे पुकारा, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। कुछ सेकंड बाद, और जब अरमान ने ब्लड कंट्रोल को इवोवल और उसका इस्तेमाल करने लिए खून की कई बोतलें भर लीं, तो जेनिफर आइस क्वीन की तरह चलकर वापस आई। वह लड़की बहुत होशियार है। लिली ने चांदी के बालों वाली लड़की को देखते हुए उसकी तारीफ की। वो 3 दिन पहले जमे हुए मोटेटेड कुत्ते की बॉडी की तलाश में वापस गई थी ताकि उसका सोल स्टोन हासिल कर सके। क्या उन क्रिएचर के पास भी सोल स्टोन है? अरमान अवाक रह गया। सभी के पास नहीं। लिली ने अपना सिर हिलाया और धीरे से समझाया, यहां तक कि इवोल्वर क्रिएचर भी जरूरी नहीं कि सोल स्टोन बनाए। इसके अलावा एक अनरैंक्ड क्रिएचर का सोल स्टोन से फर्स्ट स्टेज के क्रिएचर के सोल स्टोन के कंपैरिजन में कीमती नहीं है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए कीमती है। शिट यार, लगता है कि मुझे मौका मिलते ही वुल्फ की डेड बॉडी ढूंढनी चाहिए। अरमान ने मन ही मन सोचा और अपने हाथों को थोड़े पानी से धोने के बाद वो बड़े हाथी की बॉडी से नीचे उतरा। धमाका अचानक एक धमाके की आवाज ने अरमान को उस डायरेक्शन में देखने के लिए मजबूर कर दिया, और जब उसने देखा तो उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। न केवल उसका रिएक्शन अजीब था, अभिषेक, बाकी बचे लोग और यहां तक कि ठंडी और डिफरेंट जेनिफर के चेहरे पर अजीब इमोशन थे। लिली ने भी इस आवाज को सुना और वो भी उसी डायरेक्शन में देखने लगी, और वो बहुत ही क्यूरियस थी ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। किसी को ठीक से नहीं पता था कि क्या हुआ है, क्योंकि सभी का ध्यान पूरी तरह से अरमान की अजीबोगरीब हरकतों और जेनिफर के गायब होने और फिर से अपीयर होने पर फोकस था। हालांकि इस टाइम पर विक्रम जमीन पर लेटा हुआ था, अपने घुटनों पर बैठने की कोशिश कर रहा था और हैरानी से बड़े से क्रिएचर को देख रहा था। क्या हुआ? जेनिफर ने अजीब चुप्पी तोड़ी और एक भौं को सिकोड़ते हुए पूछा। विक्रम ने उसे जवाब नहीं दिया और इसके बजाय जमीन से कूद गया और जोर से चिल्लाया, लानत है इस मॉन्स्टर की शैल! इतनी हार्ड क्यों है कि मैं अपनी ताकत और हथौड़े से भी इसे नहीं तोड़ सकता। जो बचे हुए लोग विक्रम को जमीन पर देखकर हंसने की इच्छा को रोक रहे थे, वे ये सुनकर पीले पड़ गए। विक्रम को अनजाने में पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ वाला आदमी माना जाता था।
क्योंकि उसका हथौड़ा बहुत बड़ा था और वो उसे आसानी से चलाता था। हालांकि ग्रुप में सबसे मजबूत में से एक होने के बावजूद भी वो भी इस बीटल के डिफेंस को नहीं तोड़ पा रहा था। दुश्मन के डिफेंस को नहीं तोड़ पाने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि फाइट की हालत में ये केवल कुछ टाइम की बात थी कि उसे हारकर पीछे हटना होगा या उस क्रिएचर के साथ फाइट करते हुए मरना होगा। अगर इस बड़े से बीटल के लेवल का कोई क्रिएचर दिखाई देता तो विक्रम के पास भागने का मौका हो सकता था, लेकिन उसके पीछे वे सभी लोग एवरेज आंकड़ों वाले कमजोर लोग थे। अगर उन्हें उनकी किस्मत के भरोसे पर छोड़ दिया जाता तो केवल कुछ टाइम की बात होती कि वे बुरी तरह मारे जाते। कई छोटी लड़कियां खुद को रोक नहीं पाईं और फिर से फूट फूट कर रोने लगीं, ये महसूस करते हुए कि अब दुनिया कितनी खतरनाक हो गई है और लाइफ का कितना कम वैल्यू है। वो बड़ा आदमी ऐसा दिखता है जैसे उसने मूर्खों के कॉलेज से ग्रेजुएट किया हो। लिली अपने बालों के साथ खेलते हुए अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। अरमान ने बचे हुए लोगों के बढ़ते डर पर थोड़ा भौहें सिकोड़ी। इस टाइम पर उसकी सभी प्लानिंग अमल में आने से पहले ही खिड़की से बाहर उड़ चुकी थी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद अरमान धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ा और अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए उसने शांति से कहा, क्या तुम मुझे एक पल के लिए अपना हथौड़ा उधार दे सकते हो? तुम इसे लेकर क्या करोगे? विक्रम ने उसे थोड़ा कंफ्यूजन से देखा। ट्रेनिंग ग्राउंड में पहले जो कुछ हुआ था उसके बाद इस टाइम अरमान के लिए उसका रवैया बहुत अच्छा नहीं थी। बस ये देखने के लिए कि क्या मैं बीटल की डिफेंस को तोड़ सकता हूं। चिंता मत करो, मैं इसे तुरंत तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा। अरमान ने उसे सीरियस नजरों से देखा और उससे वादा किया। विक्रम ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने अपना हथौड़ा उठाया और उसे अरमान को थमा दिया। ये लो, ये रहा मेरा प्यारा हैमर, थैंक यू। अरमान ने सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब अरमान का हाथ हथौड़े के हैंडल से टकराया तो विक्रम ने मजाक किया और अपनी पकड़ ढीली कर दी। हालांकि हथौड़े के वजन से अरमान के जमीन पर गिरने का नजारा सामने नहीं आया, जैसा कि विक्रम अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा था। देखो, अरमान ने विक्रम का बड़ा हथौड़ा भी पकड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इसे एक हाथ से कर रहा है। कुछ लोग सिसकियों की आवाज के बीच धीरे से फुसफुसाने लगे। अभिषेक ने भी अरमान की फिजिकल स्ट्रेंथ पर ताज्जुब करते हुए अपनी पलकें झपकाई। दूसरी ओर जेनिफर की नीली आंखें चमक उठीं, मानो उसने आखिरकार अपने पहले के सवाल का जवाब मिल गया हो। खोपड़ी तोड़ने वाला हथौड़ा नॉर्मल ट्रेजर एटीएम नामक धातु से बना दो। मीटर से अधिक लंबा हथौड़ा। इसका वजन 300 किलोग्राम है और अगर इसे चलाने वाले के पास इसे चलाने के लिए जरूरी स्ट्रेंथ है तो यह आसानी से एक कार को कुचलने में कैपेबल है। इस्तेमाल किए जाने पर ऑनर की स्ट्रेंथ प्लस 20 पॉइंट की बढ़ोतरी होती है। हथौड़ा चमकीले नीले रंग का था और जबकि यह अरमान की ग्रेट स्वॉर्ड की तरह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। यह एक्सप्लेनेशन पढ़ने और हथौड़ा उठाने की मुश्किलों को देखने से यह साफ था कि उसकी तलवार हर तरह से हैमर से बेहतर थी। अरमान ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अपने एकमात्र सही हाथ से हथौड़ा उठाया और अपने दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर उठाकर हथौड़ा आसमान की ओर इशारा करते हुए अपने 85 स्ट्रेंथ पॉइंट को पूरी तरह से हैमर पर लगा दिए और उसने अपनी पूरी स्पीड से नीचे की ओर अटैक किया। हथौड़े का वजन और अरमान की कुल पावर लगभग 9 नॉर्मल लोगों के बराबर थी। अरमान का अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी आवाज से कान को फाड़ देने वाली बूम की आवाज को 5 मील दूर से भी आसानी से सुना जा सकता था। जोरदार धमाके और एक झटके के बाद कई स्टूडेंट हैमर के भारी वजन और उसके इस्तेमाल किए गए स्ट्रेंथ के इंपैक्ट से कुछ स्टूडेंट अपने पैरों के नीचे की जमीन के हिलने से अपना कंट्रोल खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। अगर यह उन पर पड़ता तो क्या होता, यह सोचकर हर कोई ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या वे मांस के पेस्ट में नहीं बदल जाएंगे? उनके बारे में भूल जाए, यहां तक कि एक हाउस भी ढह जाएगा। अरमान ने बड़े से बीटल के शेल में दरारों को देखा और सेटिस्फेक्शन में सिर हिलाया। वो विक्रम की ओर देखने के लिए मुड़ा, जो टूटे हुए शैल को देखकर दंग रह गया, और आराम कैजुअली बोला, यह सच में मुश्किल है। ऐसा लगता है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। हूं तुम्हारे हथौड़े के लिए शुक्रिया। हथौड़ा उठाने के बाद विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और उस जगह को छू लिया जहां अरमान ने अभी अभी अटैक किया था।
क्रैक। मानो बस यही करना बाकी था जब विक्रम का हाथ शेल के कांटेक्ट में आया। शेल का 50 सेंटीमीटर से ज्यादा हिस्सा जमीन पर गिर गया, जिससे अंदर का मांस और खूनी दरारें दिखने लगीं। क्या अरमान को एक एजिलिटी इवोल्यूशन वाला एक आदमी नहीं माना जाता था? इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ विक्रम से भी ज्यादा है। अभिषेक हथौड़े के वजन और अरमान ने जो अटैक अभी अभी किए था, उसके इंपैक्ट से फटी हुई जमीन को देखकर अभिषेक हैरान था। कौन जानता है, मैंने भी अभी तक सब कुछ नहीं दिखाया। जेनिफर के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अरमान और विक्रम की ओर चलने से पहले अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। मुझे लगता है कि हर कोई अपने सीक्रेट छिपाता है। अभिषेक ने सिर हिलाया। वो जेनिफर के पीछे गया और जब उसने उसकी पीठ की ओर देखा तो वो अपने मन में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करो कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट ना हो। अरमान ने जेनिफर को देखा और कुछ हद तक हैरानी वाली आवाज में कहा, तुम चाहती हो कि हम बीटल के मांस का इस्तेमाल खाने के लिए करें? जेनिफर ने हां मैं सिर हिलाया और आगे कहा, मैना नाम की इस एनर्जी ने दुनिया में लिविंग क्रिएचर को किसी ना किसी तरह इफेक्ट किया है। फिर यह पॉसिबल है कि बड़ा बीटल के मांस में भी कुछ मैना बचा हो। मुझे लगता है कि यह ह्यूमन बॉडी के लिए फायदेमंद होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और यह खाना का एक अच्छा सोर्स भी है। 4 मैन लीडर्स के अलावा मुस्कान भी मौजूद थी, क्योंकि उसने सर्वनाश के शुरुआती दिनों में अच्छे आइडियाज दिए थे। इस बीच और बचे हुए लोग फार्मेसी के अंदर थे और ज्यादा से दवा और मेडिकल की सभी जरूरी चीजों की तलाश कर रहे थे, जिन्हें ले जाना आसान था। इस दुनिया में जहां हर कोने में अनचाहे सरप्राइज इंतजार कर रहे हैं। यह पॉसिबल था कि सोशल सिस्टम जल्द ही एस्टैब्लिश्ड नहीं होगा और दवा बनाने के लिए जिम्मेदार लेबोरेटरीज भी चालू नहीं होंगी। इसीलिए अब जब उनके पास ऐसा करने का मौका था, तो जितना पॉसिबल हो सके उतना स्टोर करना सबसे अच्छा था। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। अभिषेक बिना किसी हिचकिचाहट के एग्री। मैं अपना सिर हिलाया। आरमन ने चुपके उसका मजाक उड़ाया। जेनिफर के लवर के रूप में उसकी कही गई हर बात से एग्री होना अभिषेक के बहुत ही नेचुरल बात थी। विक्रम और कई मुस्कान भी उसके आइडिया से एग्री थे। न केवल वे खाने का सोर्स हासिल कर सकते थे, बल्कि वे मॉन्स्टर के मांस का इस्तेमाल करके बॉडी को मजबूत भी कर सकते थे। आखिरकार सर्वनाश की वजह कोई वायरस नहीं था, सब कुछ बदलने की वजह मैना था। कुछ चर्चा के बाद 5 लोग आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें पहले आसपास के इलाके को सेफ करना चाहिए और हाथी के मांस की देखभाल करने के लिए कुछ आइटम हासिल करने चाहिए। इस बीच मॉन्स्टर की बॉडी केवल यहां रह सकती थी। किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि मांस अचानक खराब हो जाएगा, क्योंकि मांस को खराब ना होने देने वाले आर्टिफैक्ट की फोरम मैना अच्छा काम कर रहा था। 30 मिनट बाद ग्रुप ने नेचुरली रूप से ढह चुके एरिया को छोड़ दिया और नॉर्थ से वेस्ट की डायरेक्शन में आगे बढ़ना जारी रखा। हालांकि फार्मेसी में अभी भी दवा बची हुई थी, लेकिन 2 बचे हुए लोग थे जो 2 बड़े बैकपैक और सभी तरह की दवाओं से भरे कुछ प्लास्टिक बैग ले जा रहे थे। बी अगला टारगेट जिस पर ग्रुप को खाने की तलाश में जाना था, वो था रेस्टोरेंट की तलाश में। एक नजदीकी जगह ये न केवल सबसे नजदीक था, बल्कि इमारतों से घिरा हुआ भी था, जिससे आसपास के सीन की मोबिलिटी की फैसिलिटी मिलती थी और बिना किसी चैलेंज के झोंबी के एक बड़े ग्रुप के अपीयर होने की हालत में फंसने से बचा जा सकता था। एक 3 मंजिला इमारत के अंदर, जो पहले क्लासरूम हुआ करती थी, 2 लोग खिड़की के बगल में छिपे हुए थे और 50 मीटर दूर मौजूद रेस्टोरेंट को देख रहे थे। ये इमारत, जो पहले क्लासरूम के लिए इस्तेमाल की जाती थी, अब एक नरक बन गई थी। हर जगह खून के धब्बे थे। टेबल और कुर्सियां इधर उधर पलटी हुई थीं, दरवाजे टूटे हुए थे। पूरी जगह ऐसी थी जैसे रात के दौरान एक तूफान आया हो और केवल 2 लोग जिंदा बचे थे। वे 2 छिपे हुए लोग थे। आखिरी बार जब उन्होंने कुछ खाया था, तब से 3 दिन बीत चुके थे और आखिरकार भूख ने उनके डर को दूर करना शुरू कर दिया था। रिहान, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? इमारत में छिपे 2 स्टूडेंट में से एक ने पूछा। अयान, क्या हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? 20 साल के लंबे और तंदुरुस्त लड़के, रिहान ने उदास होकर जवाब दिया। आखिरी बार जब मैंने एक निवाला खाया था, तब से लगभग 72 घंटे हो चुके हैं और मेरा पेट ऐसे आवाज निकाल रहा है जैसे अंदर कोई मॉन्स्टर छिपा हो।
अगर हम अभी कुछ खाने का जोखिम नहीं उठाते हैं तो जब हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो एक भी बॉडी पार्ट हिलाना मुश्किल हो जाएगा। अयान का चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। उसे कब ऐसी पीड़ा से गुजरना पड़ा था। भूखे रहना कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। पहले अगर उसे कुछ खाने की इच्छा होती थी तो वो किसी रेस्टोरेंट में फोन करके या किसी फूड सेंटर में जाकर खुद को सेटिस्फाई कर लेता था। लेकिन अब यह सब अचानक से गायब हो गया था और इसे आसानी से छोड़ना मुश्किल था। मुझे पता था अगर हम ग्रुप के साथ रहते तो यह सब कुछ नहीं होता। अब और मत बोलो। अयान कुछ वर्ड्स अपने मन ही मन बुदबुदा रहा था। तभी रिहान की आवाज ने उसे चौंकाते हुए चिल्लाते हुए रोक दिया। अयान को इस बात की परवाह नहीं थी कि जॉम्बी या किसी और क्रिएचर ने उसकी चीख सुनी है या नहीं, क्योंकि वो अपने साथी बचे हुए आदमी को गुस्से से भरी आंखों से देखता हुआ गुर्राया। तुम उस जगह वापस जाना चाहते हो, किस लिए? क्या तुम ललित की कुत्ते बनना चाहते हो? यह सुनते ही रिहान का चेहरा बैंगनी हो गया और उसका दिल पछतावे से भर गया, क्योंकि उसने उन 3 दिनों के दौरान ललित द्वारा किए गए सभी कामों को याद किया। जब वे उसके ग्रुप में थे, अयान ने जमीन पर थूका और उसे कोसने लगा। मैं उस जंगली कुत्ते ललित के साथ रहने के बजाय भूख से मरना या ज़ॉम्बी का खाना बन जाना ज्यादा पसंद करूंगा। अरे देखो वहां देखो, रिहान ने अचानक अपने साथी को टोका और जल्दी से उसके कपड़े खींचकर उसे खिड़की से बाहर देखने के लिए कहा। गुस्से, दुहक और लाचारी से भरे चेहरे के साथ रिहान ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। हालांकि उसने जो देखा उससे वो बहुत हैरान हो गया और वो ठंडी हवा की सांस नहीं ले सका। ये लोग कौन हैं? क्या वे अभी भी इंसान हैं या भूत हैं? जेनिफर, अभिषेक, विक्रम और अरमान की लीडरशिप में 20 से ज्यादा बचे हुए लोगों का ग्रुप आखिरकार पास की सड़क पर पहुंच गया, जहां वे इस बार जिस रेस्टोरेंट को निशाना बना रहे थे वो मौजूद था। बचे हुए लोगों के डर की वजह से इन सभी की स्पीड काफी स्लो हो गई थी, इसलिए उन्हें उस जगह से निकले हुए 10 मिनट और हो गए थे जहां फर्स्ट स्टेज ब्लेजिंग बीटल की डेड बॉडी पड़ी थी। हम ये कैसे करेंगे? अरमान ने आसपास के 200 से ज्यादा ज़ॉम्बी को देखते हुए कैजुअली पूछा। उनके साथ टकराव से बचना इम्पॉसिबल है। अभिषेक ने इशारा करने से पहले आसपास का जायजा लिया। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आइडिया यह है कि मैं उन्हें धीरे धीरे बाहर निकालूं। इस तरह हम उन्हें छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करने के बाद बहुत आसानी से हम उनका शिकार कर सकते हैं, क्योंकि आसपास कुछ इमारतें थीं, इसलिए और जगह की तुलना में ज़ॉम्बी काफी बिखरे हुए थे और किसी क्रिएचर की छिपकर अटैक किए जाने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम थी। हालांकि इसमें एक डिसएडवांटेज यह है कि इमारतों की कमी की वजह से जब एक ज़ॉम्बी को केयरफुल किया जाता था तो दूसरे भी पास की लाइफ फोर्स को नोटिस कर लेते थे और वे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देते थे। मैं तुम्हारा आइडिया समझता हूं, क्या यह आसान नहीं होगा अगर हम बस आगे बढ़ें और उन सभी को कुचल दें? विक्रम ने सभी की ओर देखकर कहा। जेनिफर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ या हो, लेकिन उसने अपनी हामी भरने के लिए सिर हिलाया। ज़ॉम्बी को कम आंकना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट करने से बचने के लिए बस एक ही अटैक में उन पर हमला करना और उन्हें खत्म करना आसान होगा। वैसे भी हमारे ग्रुप की ताकत के साथ कुछ 100 ज़ॉम्बी से लड़ना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होना चाहिए। लेकिन जेनिफर दुश्मन को कम आंकने के विक्रम के रवैये से एग्री नहीं थी, लेकिन उसे यह भी लगा कि जब वो इसके लायक नहीं था तो उसे इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं थी। यह ठीक इसी वजह से था कि उसने हथौड़े वाले आदमी का आइडिया स्वीकार कर लिया। तो चलो इसे खत्म करते हैं। अरमान ने दूसरों का इंतजार भी नहीं किया और बवंडर की तरह आगे बढ़ा। 3 सेकंड से भी कम समय में उसने पहले ही कई मीटर की दूरी तय कर ली थी और खुद को पहले ज़ॉम्बी के सामने ले गया। उसका दाहिना हाथ धीरे से हिला और ग्रेट स्वॉर्ड एक पल के लिए तेज रोशनी के साथ चमक उठी। अगले ही पल ज़ॉम्बी का सिर ऊपर हवा में उड़ गया और आसमान में एक खूबसूरत चाप बना दिया, क्योंकि लाल खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। लेकिन अरमान तो बहुत पहले ही उस जगह से जा चुका था, इसलिए वो खून की गंध भी नहीं सूंघ सकता था। उसे देखना तो दूर की बात है। आपने लेवल 4 नॉर्मल ज़ॉम्बी का शिकार किया है, आपको इसकी सोल पावर हासिल कर ली है। आपने लेवल 3 नॉर्मल ज़ॉम्बी का शिकार किया है, आपने इसकी सोल पावर हासिल कर ली है।
आपने लेवल 4 नॉर्मल ज़ॉम्बी का शिकार किया है। आपको इसकी सोल पावर हासिल हुई है। फर्स्ट स्टेज ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान अपने वेलोसिटी बूट्स खोने के बाद भी अरमान की एजिलिटी अभी भी एक नॉर्मल आदमी और सबसे विकसित लोगों की तुलना में कहीं बेहतर थी। 70-6 एजिलिटी और एक नॉर्मल आदमी की तुलना में लगभग 8 गुना तेज होने के साथ अरमान की मौजूदा स्पीड एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई थी जहां वो लगभग 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आगे बढ़ सकता था। ज्यादातर कार या बाइक के अपोजिट, जिन्हें स्पीड हासिल करने के लिए पहले कुछ टाइम की जरूरत होती है, अपने पैरों से खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपने 85 स्ट्रेंथ पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए अरमान ने केवल 1 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकता है। अभी अरमान की बॉडी ज़ॉम्बी की भीड़ के बीच हैरान कर देने वाली स्पीड से टिमटिमा रही थी, जबकि हर बार जब उसका एक पैर आगे बढ़ने के लिए जमीन पर पड़ता था तो बूम की आवाज सुनाई देती थी। 5 सेकंड से भी कम के टाइम में 10 ज़ॉम्बी के सिर कटकर जमीन पर गिर गए और उनका खून धीरे धीरे जमने लगा था। चाहे मैं इसे जितनी बार भी देखूं, यह स्पीड पागलपन भरी है। अभी चल रही सीन में अरमान की स्पीड को देखते हुए अभिषेक मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। क्या शुरू करने के लिए हम तीनों की मदद की जरूरत नहीं थी? चलो चलते हैं, जेनिफर ने उदासीनता से कहा और एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी बॉडी बर्फ की तितली की तरह हिल रही थी और हालांकि उसकी स्पीड अरमान जितनी नहीं थी, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं थी, क्योंकि अभिषेक और विक्रम भी जल्दी ही पीछे छूट गए। जेनिफर के हाथ की एक कैजुअल लहर के साथ कहीं से 10 छोटी आइस बुलेट्स अपीयर हुईं और स्पीड के साथ 10 आइस बुलेट चुपचाप लगभग एक ही टाइम में 10 ज़ॉम्बी के सिर में घुस गईं। हालांकि जेनिफर अरमान जितनी तेज या मजबूत नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके ये 2 आंकड़े उसके मुकाबले कम थे, लेकिन भीड़ से लड़ने की उसकी कैपेबिलिटी सच में बहुत ज्यादा कमाल की थी। जबकि यह सच था कि अरमान अपने ब्लड कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन यह भी सच था कि जेनिफर की बर्फ की गोली बनाने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा मैना पर उसका कंट्रोल सच में शानदार था। इसलिए जब वो लड़ाई में शामिल हुई तो उसने जल्द ही अरमान के साथ ज़ॉम्बियों को मरने में फर्स्ट पैलेस हासिल कर लिया था। अभिषेक ने अपनी पीठ पर तरकश से 3 तीर निकाले और उन्हें अपने बो में रखने से पहले आह भरी। बो की डोरी को खींचने और छोड़ने के एक सिंपल कोशिश के साथ तीनों तीर ड्रैगन की तरह आसमान में उड़ गए और खुद को एक ही टाइम में 3 अलग अलग टारगेट पर जाकर लगे। अगले ही पल 3 और तीर निकले और 3 और ज़ॉम्बी बेजान होकर गिर पड़े। एक तीर उनके माथे के ठीक बीच में लगा, लेकिन जेनिफर के कंपैरिजन में उसकी ज़ॉम्बीज को मारने की स्पीड उतनी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन ये उस स्पीड से थोड़ी ही कम थी जिस पर अरमान बिना किसी मैजिक स्किल का इस्तेमाल किए दुश्मनों को मारता जा रहा था। अभिषेक की स्किल का नाम स्नाइपर था और जब तक उसके पास जरूरी हथियार था तब तक 2 किलोमीटर दूर एक मक्खी भी उसके शॉट से बच नहीं सकती थी। विक्रम ने यह सब देखकर और ज़ॉम्बी को मारकर रास्ता साफ करने को एक मैच की तरह ले लिया। एक भयंकर गुर्राहट के साथ उसकी बॉडी अचानक अपने साइज से बढ़कर आधा मीटर बड़ी हो गई। उसके पहने हुए कपड़ों के कई हिस्से फट गए, एक पावरफुल स्टेप के साथ जिसने उसके पैरों के नीचे जमीन में एक दरार छोड़ दी। विक्रम ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मॉन्स्टर जैसी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया और एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ एक ज़ॉम्बी को टुकड़ों में तोड़ दिया और मांस और खून हर जगह बिखर गया। एक और भारी स्टेप के साथ उसकी बॉडी अगले टारगेट की ओर एक सीधी लाइन में चली गई। अभिषेक के पास चुपचाप खड़े बचे हुए लोग जो लगातार तीर चला रहा था। समीर ने अपनी आंखों के सामने चल रहे सीन को एक्साइटमेंट और खुशी के साथ देखा। 4 ऐसे पावरफुल इवोल्वर लोगों के ग्रुप का हिस्सा होने के नाते और आने वाले फ्यूचर में अन्य और लोगों के उभरने के साथ बचने की पॉसिबिलिटी बेशक बहुत ज्यादा थी, और वे जो लाइफ जी सकते थे वो बिना किसी शक पावरलेस लोगों के कंपैरिजन में मेन ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आज नए रूल्स के साथ वे सभी जानते थे कि उन्हें बेहतर लाइफ जीने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन जब तक उन्हें किसी ज़ॉम्बी या किसी अन्य क्रिएचर से नहीं लड़ना पड़ता तब तक उनके लिए कोई भी काम करना आसान था। यही वजह थी कि इन बचे हुए लोगों में खाना ले जाने के लिए बाहर जाने की हिम्मत थी। लगभग 5 मिनट के बाद सभी ज़ॉम्बी, यहां तक कि सबसे दूर दिखने वाले ज़ॉम्बी को भी 4 लोगों के ग्रुप ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था।
अरमान ने उदासीनता वहां पड़े ब्लड को देखा, क्योंकि 200 से ज्यादा ज़ॉम्बी का खून जमा होकर खून का एक बड़ा सा तालाब बन गया था। लेकिन यह देखकर भी अरमान के फेस के एक्सप्रेशन नहीं बदले, लेकिन अपनी खुद की स्टेटस स्क्रीन को देखते हुए उसके दिमाग में कई तरह के आइडिया चल रहे थे। लड़ाई कुछ ही मिनटों तक चली थी, फिर भी अरमान के 5 स्टैमिना पॉइंट खर्च हो चुके थे। हालांकि यह सच था कि 5 पॉइंट उसके 180 कुल पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं थे, लेकिन ज़ॉम्बी के साथ इस छोटी सी लड़ाई ने अरमान को और भी ज्यादा एहसास करा दिया था कि भले ही वो मजबूत था, लेकिन वो काउंटलेस क्रिएचर की सेना से लड़ने में कैपेबल नहीं था, जो ना तो डर सबका मतलब जानते थे और ना ही दर्द शब्द का कुछ 100 ज़ॉम्बी ठीक थे। लेकिन अगर उनमें से कई हजार हो तो खुद अरमान के पास भी अपने स्टैमिना पॉइंट को पूरी तरह से खत्म होने से पहले पीछे हटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। नहीं तो ज़ॉम्बी का लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट पता नहीं और क्या क्या वो बन जाएगा। विक्रम थोड़ा सा हाँफ रहा था। जाहिर है कि उसके स्टैमिना पॉइंट के आंकड़े विशेष रूप से हाई नहीं थे और उसने शायद अरमान से भी ज्यादा स्टैमिना पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी बॉडी लगातार और ज्यादा समान रूप से इवॉल्व हुई थी। अभिषेक अपनी उंगलियों को धीरे से रगड़ते हुए कुछ तीर उठा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सुन्न हो गया है। इसके अलावा उसकी सांसें आसानी से ऊपर नीचे हो रही थी। भले ही उसे हर जगह भागना ना पड़ा हो, लेकिन एक ही टाइम में पूरी सटीकता के साथ 3 तीर चलाने के लिए उसने जिस फोकस का इस्तेमाल किया था वो कोई आसान बात नहीं थी और उसके लिए प्रेशर बहुत ज्यादा था। जहां तक जेनिफर की बात है, वो हमेशा की तरह उदासीन थी और यह जानना इम्पॉसिबल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जल्द ही बचे हुए लोगों का ग्रुप रेस्टोरेंट में घुस गया और जांच करने लगा कि वे क्या ले सकते हैं और क्या नहीं। जैसे ही वे खून से लथपथ बॉडीज के पास से गुजरे, खून की स्मेल ने उनके सांसे पर अटैक किया और उनमें से कई को आगे बढ़ने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उनके पैर इस हद तक नरम हो गए थे कि वे किसी भी टाइम जमीन पर गिर सकते थे। रिहान ने छोटी सी इमारत की खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से फुसफुसाया। आयान 1 मिनट से ज्यादा टाइम तक चुप रहा और आखिर में कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला, मुझे लगता है कि हमें उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। और क्या होगा अगर वे भी ललित की तरह ही हो गए और अपनी पावर का मिस यूज करने लगे? रिहान बहुत इच्छुक नहीं लग रहा था। हालांकि उसने पहले पूछा था कि क्या करना है, लेकिन वो सच में उम्मीद करता था कि उसे ये जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी। डर और पिछले हफ्ते उसने जो कुछ देखा था, उसने रिहान को एक डरपोक आदमी में बदल दिया था, जो थोड़ा सा भी जोखिम लेने के बजाय भूख से मरना ज्यादा पसंद करेगा। अयान ने भी यह सुनकर थोड़ी सी हिचक महसूस की, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कुछ सोचकर कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वे उस पागल आदमी के समान हैं जिसका नाम ललित है। स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट जेनिफर भी उनके साथ थी और वो अपने सही फैसले करने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा एक लड़की होने के नाते वो पक्का ललित ने जो गंदी हरकतें और काम किए हैं, वो उसे अपने सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहेंगी। रिहान इस पर कुछ नहीं बोल सका, लेकिन उसने फिर भी सिर हिला दिया। उसने बचे हुए लोगों में जेनिफर को भी पहचान लिया था। वो एक बेहद मजबूत और कैपेबल वॉरियर थी, जो अपनी इच्छानुसार आइस बनाने और उसे कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखती थी, जैसे कि यह कुछ ऐसा था जो वो अपने पूरी लाइफ में पहले से ही करती रही हो। यह देखते हुए कि जेनिफर को पास्ट में अपने फैसले लेने में फेयर माना जाता था, आयन का मानना था कि वो इतनी जल्दी ह्यूमन स्किन वाले जानवर में नहीं बदल जाएगी। इसके अलावा अगर हम उनके साथ नहीं जाते हैं तो हम यहां भूखे कुत्तों की तरह मर जाएंगे। इससे भी बदतर, रात में कोई ज़ॉम्बी आ सकता है और हमें खा सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। अयान ने अपना सिर हिलाया और धीरे से खड़ा हो गया। 3 दिन तक कुछ न खाने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। उसे दरवाजे की ओर जाता देख रिहान ने अपने दांत पीस लिए और फिर वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 20 से ज्यादा बचे हुए लोगों के ग्रुप को रेस्टोरेंट में भरपूर खाना मिला। बस इस खाने के साथ एक ही प्रॉब्लम थी कि यह खाना ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ नहीं था, क्योंकि डिब्बाबंद खाना यहां खास फेमस नहीं था। फिर भी 30 किलो से ज्यादा चावल, नूडल्स, आटा और दूसरी ओर चीजें मिली, जिन्हें नमी से दूर रखने के अलावा किसी खास देखभाल की जरूरत नहीं थी। इस तरह का खाना बहुत ज्यादा देखभाल के बिना लंबे टाइम तक चल सकता था।
जो एक अच्छी बात थी। सिंपल खाने के अलावा उन्हें लाल मीट भी मिला, लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड का रेफ्रिजरेटर बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए वे सिर्फ कुछ किलो ही ले जा सके और बाकी को वहीं छोड़ना पड़ा, क्योंकि डीफ्रोस्ट किया हुआ मांस वैसे भी खराब होने से पहले ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। लगभग 60 बैग में सभी तरह के खाने पीने की चीजें भरकर जिस ग्रुप ने 100 लोगों को कम से कम अगले 2 हफ्तों तक उनकी खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी था, वो सब वहां से जाने ही वाले थे कि तभी 2 लोग नजर आए और उन दोनों को देखकर अभिषेक हैरान हो गया और आगे बढ़ गया। हालांकि इससे पहले कि वो बहुत दूर जा पाता, जेनिफर ने उसे रोक दिया और उसे अपनी जगह पर रहने का इशारा किया। उसने 2 लोगों को केयरफुली देखा और पूछा, मेरा नाम जेनिफर है, क्या मैं जान सकती हूं कि तुम लोग कौन हो? स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। मेरा नाम हेया आयान है, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं। आयन खुद के इंट्रोडक्शन देने से पहले घबराहट में हकलाने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन दूसरे लड़के ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया और इसके बजाय जेनिफर को बड़ी आंखों से घूरता रहा। कितनी खूबसूरत लड़की है, नुट ले है रिहान को। जेनिफर को करीब से देखने का कभी मौका नहीं मिला था और यह पहली बार था जब ऐसा मौका उसके सामने आया था। हालांकि जब उसने देखा कि वो कितनी खूबसूरत थी, तो वो खुद को इस हद तक हैरान रह गया कि उसका दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उसका ठंडा चेहरा बर्फ की परी जैसा था और उसके बॉडी के कर्व इतने प्यारे थे कि उसकी ड्रेस भी उन्हें पूरी तरह से छिपा नहीं पा रही थी। रिहान ने महसूस किया कि उसे देखते ही वो सारी एनर्जी की कमी गायब हो गई थी जो उसे पहले महसूस होती थी। जेनिफर अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई और उसकी आंखों में नफरत की एक झलक दिखाई दी। हालांकि वो पहले से ही ऐसे लुक की आदी थी, लेकिन उसे बिना किसी दिखावे के घूरने की ऐसी बेशर्मी अभी भी उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। क्या किसी ने तुम्हें बात करने का सही तरीका नहीं सिखाया? आए, एक ठंडी आवाज ने रिहान को उसकी उलझन से बाहर निकाला और वो चौंक गया जब उसने देखा कि अभिषेक उसे कातिलाना नजरों से घूर रहा है। अरमान का यह सोचना कि यह हैंडसम आदमी सच में ऐसी आवाज में बोलने और उस तरह की कातिलाना नजर से घूरने मैं केपेबल था, दिलचस्प था। मुझे माफ कर दो, रिहान ने घबराते हुए मांगी और शर्माते हुए बोला। मेरा नाम रिहान है, जो मैंने पहले किया उसके लिए आई एम सॉरी। पहले जो हुआ उसके बाद माहौल थोड़ा अजीब हो गया और 2 नए लोगों के इंट्रोडक्शन के बाद हर कोई चुप हो गया। अरमान ने चुप्पी तोड़ी और अपनी ही उम्र के 2 आदमियों को देखा और पूछा, तुम लोग हमसे क्या चाहते हो? हमारे ग्रुप में शामिल होना या कुछ और? आयान की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से सिर हिलाया। हम तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि हम लड़ नहीं सकते, लेकिन खाना ले जाने जैसे काम करना हमारे लिए करना आसान होगा। आयन एक चालाक आदमी था। पहले उसने देखा था कि कैसे बचे हुए लोग खाने के साथ काम करते थे, जबकि 4 फाइटर और 3 अन्य लोग कुछ नहीं करते थे। इसलिए वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये कुछ रूल्स को फॉलो करने वाला ग्रुप है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जब तक तुम कुछ भी काम कर सकते हो तब तक तुम्हारा स्वागत है। हम किसी भी इंसान को यूं ही मरने नहीं दे सकते, जेनिफर ने कुछ सोचकर कहा। अरमान ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर हल्के से कहा, ठीक है, उस हालत में हम उन्हें अपना कुछ खाना देना होगा। नेचुरली हम यहां किसी के पेरेंट्स नहीं हैं। हमारा जिंदा रहने और बेहतर लाइफ जीने के लिए हमारा ग्रुप बनाया गया था, बोझ ढोने के लिए नहीं। क्या तुम्हारे वर्ड्स थोड़े रूड नहीं है? अभिषेक ने उससे कहा। उसके लिए जेनिफर दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़की थी, यहां तक कि उसके परिवार से भी ज्यादा। इसलिए वो हमेशा उससे जुड़ी हर चीज की परवाह करता था। हे। अरमान ने सिंपैथी के साथ उसे देखने से पहले हंसते हुए कहा, मुझे देखना है कि तुम अपनी काइंड हार्टेड मेंटालिटी कंडीशन के साथ कितनी दूर तक जाते हो। जब तुम्हारी काइंडनेस और हेजिटेशन रुकावट बन जाती है तो तुम्हारी लाइफ ही सिर्फ ऐसी चीज नहीं होगी जो खतरे में होगी। ये कहते हुए अरमान की नजर चांदी के बालों वाली लड़की पर कुछ पल के लिए रुकी और फिर उसने अपना ध्यान इन अजीब दोस्तों की जोड़ी से हटा लिया। जेनिफर ने अभिषेक को देखा और फिर अरमान को देखा, जो कैजुअल दिख रहा था। उसने अपने दिल में आह भरी, जबकि यह सच था कि अरमान के वर्ड सुनने में अच्छे नहीं थे और अभिषेक उसकी मदद कर रहा था।
सच यही था कि इस नई दुनिया में अरमान के वर्ड्स कहीं ज्यादा लॉजिकल थे। इसके अलावा, जबकि अभिषेक का टेपरमेंट काफी सही था, इस दुनिया में सोल रिकॉर्ड के इस प्लेनेट पर आने से पहले की बात कुछ और थी। इस नई दुनिया में ऐसा आदमी केवल परेशानियों को ही अट्रैक्ट करेगा। बस इतना था कि उसके लिए लोगों को छोड़ना आसान नहीं था। वो एक बहुत पावरफुल गवर्नमेंट फैमिली में पली बढ़ी थी और जेनिफर को लगा कि दूसरों को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है, जबकि सच में ऐसा नहीं था। आयान और रिहान ने उन लोगों को देखा जो जाहिर तौर पर लीडर थे। ज्यादा ध्यान से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि इस ग्रुप का बर्ताव कुछ खास अच्छा नहीं था। सच में आयान ने इसे देखा था कि जेनिफर और अभिषेक को छोड़कर जो कैंपस के दोनों फेमस लोग थे, तलवार वाला लड़का जिसका नाम उन्हें नहीं पता था, और वो सिक्योरिटी गार्ड लीडर वहां मौजूद किसी भी आदमी के खास करीब नहीं थे। अरमान बेकार के इंट्रोडक्शन से बहुत ज्यादा परेशान नहीं था, जबकि ये लोग बिना किसी खतरे के कुछ काम करने में कैपेबल होने का दावा करते थे। लेकिन अब उनके पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, तो वे फाइटर्स थे। जहां तक अभिषेक की बात है, तो उसने इसे भूलने से पहले एक सेकंड के लिए भी इसके बारे में नहीं सोचा। जेनिफर ने देखा कि अभिषेक के एक्सप्रेशन थोड़े बदसूरत हो गए थे। जहां तक अरमान के एक्सप्रेशन बात है, वो इतना उदासीन था कि वो उसके साथ कंपीट कर रहा था। ग्रुप को पहले से ही ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना था, इसलिए उसने दो अनजान लोगों को देखा और शक करने वाले तरीके से पूछा, क्या तुम मुझे यह बताना चाहोगे कि तुम पूरे हफ्ते कैसे जिंदा रह पाए? ना केवल तुम लोग इवोल्वर नहीं हो जिन्होंने सोल रिकॉर्ड से सोल पावर को एब्जॉर्ब किया है। नहीं, यहां कोई विशेष रूप से सेफ जगह है जहां बिना खाने के 6 दिनों तक आराम किया जा सके। यह सुनकर अरमान के कान खड़े हो गए और उसने अपना ध्यान फिर से उन दो लोगों पर फोकस कर दिया। अगर जेनिफर के तेज दिमाग के लिए नहीं होता तो वो सच में इतनी छोटी सी बात की परवाह नहीं करता, लेकिन अब वो सच में क्यूरियस था। इसके अलावा वो अभी भी उस आदमी के बारे में जानकारी हासिल करने की उम्मीद कर रहा था जिसने 3 दिन पहले उसके खिलाफ साजिश की थी, जब अरमान अपने सबसे सीरियस इंजरी से रिकवर हो रहा था। लिली ने उसे बताया था कि एक आदमी जो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था, जिसका वो हिस्सा था, ने फर्स्ट स्टेज ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ मौत की लड़ाई खत्म करने के बाद उसे घेरने के लिए कई ज़ॉम्बी को फुसलाया था। उस टाइम अगर जेनिफर सही टाइम पर नहीं होती तो अरमान सच में उस जगह पर ही मर जाता। यह ठीक इसी वजह से था कि उसके लिए उसका रवैया थोड़ा ज्यादा बेहतर हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि वो कर्ज में है। अरमान एक ऐसा आदमी था जो एहसानों को याद रखता था, लेकिन वो दुश्मनी को भी याद रखता था। पास्ट में उसके एक करीबी इंसान ने उसे सबसे क्रूल तरीके से धोखा दिया था, बदला लेने के लिए। जब अरमान अपने इस धोखे से उबर गया तो उसने चुपके से उस आदमी के बेडरूम में घुसकर रात के दौरान एक मेटल के पाइप से उसके पैरों के साथ साथ उसके हाथों को भी तोड़ दिया था। वो उस आदमी को कैसे भूल सकता था जो उसे झोंबी के खाने में बदलने का इरादा रखता था। लेकिन अरमान को इन लोगों के मुंह से ऐसे आदमी के बारे में सुनने की उम्मीद नहीं थी। जेनिफर का सवाल सुनकर आयान की आंखों में गुस्सा, तिरस्कार, उदासी और कई जटिल भावनाएं चमक उठीं। धीमी आवाज में उसने उन बातों को एक्सप्लेन करना शुरू किया जो उसने और रिहान ने दुनिया बदलने के पहले कुछ दिनों में देखी थी। इससे पहले जब सब कुछ ठीक था, आयान अपनी गर्लफ्रेंड को कैंपस में वापस ले जा रहा था। जब वे दिन भर साथ रहे थे, बातें करते हुए लड़की के कैंपस की तरफ लौट रहे थे, तभी अचानक तूफान आ गया। कुछ ही देर बाद आयान को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में घूंसा मारा गया हो, जिससे उसे अपने कदम रोकने पड़े और वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। दर्द केवल कुछ सेकंड तक रहा। हालांकि जब उसने अपनी तरफ देखा तो वह चौंक गया, और यह कि उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड बारिश के नीचे अचंभित खड़ी थी। आयान ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसकी मरती हुई सफेद आंखें देखीं तो वो इतना डर गया कि वो खुद को दूर किए बिना नहीं रह सका। तभी सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो गया। सबसे नजदीकी इमारत होने की वजह आयान लड़कियों के कैंपस में भाग गया और किसी भी उपयोगी चीज से एंट्री गेट को सील करने से पहले खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। एक दिन बाद ललित नाम के एक अच्छे दिखने वाले मजबूत मसल्स वाले आदमी ने दरवाजा तोड़ दिया। ललित एक ऐसा आदमी था जिसने बचपन से ही किसी तरह की मार्शल आर्ट में कड़ी ट्रेनिंग ली थी, इसीलिए वो किसी तरह कई ज़ॉम्बी को मारने,
सोल पावर को एब्जॉर्ब करने और इवॉल्व होने में कामयाब रहा। लेकिन उसकी किस्मत जब चमक उठी जब उसने 2 हाई लेवल म्यूटेटेड डॉग का सामना किया, जो एक दूसरे से लड़ने के बाद सीरियस इंजर्ड हो गए थे। मौके का फायदा उठाते हुए ललित ने दोनों म्यूटेटेड डॉग को मार डाला और सीधे लेवल 15 तक इवॉल्व हो गया। ललित सच में एक क्रूल सांप था, जिसने अपने नुकीले दांतों को एक सुंदर आदमी के मुखौटे के पीछे छिपा रखा था। पावर हासिल करने के बाद उसने बहुत जल्दी समझ लिया और एडमिट कर लिया कि दुनिया और पास्ट के रूल्स अब जरूरी नहीं थे। इस नई दुनिया में एकमात्र रूल्स ये था कि सभी नियम उसी के द्वारा लिखे जाते थे जिसके पास सबसे मजबूत पावर होती थी। पूरी हालत को समझने के बाद ललित ने अपनी क्रूरटी दिखाई। हालांकि उसने बिना किसी परवाह के अपनी सभी गहरी इच्छाओं को भी सबके सामने ला दिया और नए लाइफ का भरपूर फायदा उठाया। अपने ग्रुप के भीतर ललित ने सभी को उसे राजा कहने के लिए मजबूर कर दिया था। राजा के रूप में ललित के पास नेचुरली अपना हरम था, जिसमें कुल 8 खूबसूरत लड़कियां और 2 खूबसूरत टीचर थीं। इन 10 लड़कियों में से केवल 4 ही खुश थीं, क्योंकि वे सबसे अच्छा खाना खा सकती थीं और किसी मजबूत आदमी का सपोर्ट हासिल कर सकती थीं। लेकिन और बची हुई 6 लड़कियां इसके खिलाफ थीं। अनफॉर्चुनेटली ये लड़कियां कमजोर थीं और ललित ने बस उन पर खुद का जोर आजमाकर उन्हें मजबूर किया। ललित ने न केवल लड़कियों को अपनी सेवा करने के लिए मजबूर किया, बल्कि उसने सबसे अच्छा खाना भी खाया और अपने द्वारा बचाए गए बचे हुए लोगों के ग्रुप के भीतर मौजूद सबसे अच्छे टाइम का मजा लिया। इसने नेचुरली कई लोगों के डिससैटिस्फैक्शन को जगाया, जिसके लिए 5 गर्म खून वाले स्टूडेंट से मिलकर एक ग्रुप बनाया और उसका सामना करने के लिए खड़े हो गए। उनके साथ बहुत बुरा हुआ। ये गर्म खून वाले स्टूडेंट नॉर्मल लोग ही थे। 5 नॉर्मल इंसान ललित की तुलना कैसे कर सकते थे, जो न केवल मार्शल आर्ट में पक्का था, बल्कि उसने अपने कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सोल पावर एब्जॉर्ब की थी। ललित ने 5 लोगों के ग्रुप के पैर तोड़ दिए और उन्हें ज़ॉम्बी के एक ग्रुप के सामने फेंक दिया। वो जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि वो उन्हें अपने हाथों से रेंगते हुए देख रहा था और धीमी गति से चलने वाले ज़ॉम्बी नॉर्मल स्पीड से उनका पीछा कर रहे थे। आखिर में लाश की असीम स्टैमिना ने 5 स्टूडेंट की बॉडी को तब तक जिंदा खाया जब तक उनकी सारी ताकत खत्म नहीं हो गई। इस घटना के बाद किसी ने भी ललित के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और इस तरह से वो एक ऐसी लाइफ को जी रहा था जो किसी राजा से कम नहीं थी, जबकि बाकी लोग बिल्लियों और कुत्तों की तरह जी रहे हैं। कहानी सुनाने के बाद आयान ने बताया कि वो और रिहान भागने में कामयाब क्यों हुए। इसकी वजह यह थी कि 3 दिन पहले ललित किसी वजह से बहुत डरा हुआ लौटा था और अपनी कई रखैलों के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बनाकर अपना सारा डर निकाल रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए वे दोनों रात के दौरान भाग गए। जब बचे हुए लोगों के ग्रुप ने ललित की हरकतों के बारे में सुना, तो उनमें से अधिकांश ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। लड़कियां मौत से भी बदतर लाइफ जीने की सोच से ही डर से कांप उठीं और उनकी आंखें उन लोगों द्वारा एक्सपीरियंस की जा रही सफरिंग और पैन से भर गईं। आयान की बातों ने सभी को यह एहसास कराने का भी काम किया कि वे कितने किस्मत थे। आखिरकार जबकि ग्रुप की अपनी प्रॉब्लम थी, कम से कम कोई भी उनके ग्रुप में ऐसे पागलपन भरी हरकतें नहीं करता था और 4 सबसे मजबूत लीडर्स ने अपनी समझदारी बरकरार रखी। यहां तक कि कामुक विक्रम ने भी किसी को कुछ भी ऐसा वैसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया था। अचानक जगह का तापमान एक साथ कई डिग्री गिर गया और बचे हुए लोग हैरान और घबराहट के साथ खूबसूरत और आमतौर पर उदासीन जेनिफर को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। यहां तक कि अरमान, अभिषेक और विक्रम को भी कई कदम दूर हटना पड़ा, क्योंकि वे उसे अलग अलग इमोशंस के साथ देख रहे थे। उसके पैरों के नीचे की जमीन का एक हिस्सा पूरी तरह से जम गया था, जबकि उसकी आंखें आग से जल रही थीं। जब वो आयान को देख रही थी, बहुत धीरे धीरे उसने एक एक शब्द कहा, तिमेंदा, तुम मुझे उस जगह ले चलो जहां ललित अभी मौजूद है। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, जो बहुत ही डरावनी थी, और उसके आसपास एक ठंडा ओरा महसूस किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक बिल्डिंग में 4थी मंजिल पर, जिस जगह का इस्तेमाल पहले यूनिवर्सिटी के टीचर्स और डायरेक्टर एक मीटिंग करने के लिए करते थे, इसीलिए यहां की सजावट काफी अच्छी थी। कांच की खिड़कियां लगभग 2 मीटर ऊंची थीं, जो 4थी मंजिल से बाहर का एक के खूबसूरत व्यू देती थी।
लेकिन अच्छा व्यू होने के साथ साथ खतरा भी ज्यादा था, क्योंकि इस नई दुनिया में बिना किसी प्रोटेक्शन के ऐसी जगह लंबे समय तक रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। लगभग 21 या 22 साल का एक लड़का, जिसका चेहरा काफी अच्छा था और जिसकी बॉडी काफी फिट थी, एक चमड़े की कुर्सी पर बैठकर विस्की का गिलास पी रहा था, जबकि स्टूडेंट को उसकी उम्र की परवाह किए बिना शराब पीने की इजाजत थी। टीचर्स के पास अपने स्टॉक थे, इसीलिए उनके लिए कई बोतलें ढूंढना आसान था। लड़के की गोद में लगभग उसी उम्र की एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। ये लड़की हर बार मुस्कुराती थी। जब लड़का कुछ कहता था तो वो लड़की उसकी बात को सपोर्ट करती थी और हर तरह से उसे खुश रखने की कोशिश कर रही थी। ये लड़का कोई और नहीं, ललित था। वो कुत्ता एक घमंडी आदमी है। ललित ने थूकते हुए लड़की की पतली कमर को कसकर गले लगाया। क्या वो सोचता है कि सिर्फ इसलिए कि वो एक टीचर है, वो मुझे ऑर्डर दे सकता है? चलो देखते हैं कि अब जब मैंने उसके पैर तोड़ दिए हैं तो क्या वो अगली बार ज्यादा केयरफुल रहना सीखेगा। उसके गले में पड़ी लड़की उसकी बातों से अनजाने में कांप उठी। एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसने उसे चूमा और एक मुस्कान के साथ कहा, किंग, ललित छोटी मक्खियों से क्यों परेशान हो? कौन नहीं जानता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ही सिर्फ एक वजह है कि हम सब अभी भी जिंदा हैं। हाँ हाँ मेरी छोटी जिया, अभी भी तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। ललित ने उस लड़की को एक गहरा किस देने से पहले थोड़ा सा मुस्कुराया। ललित को दूसरों की लाइफ और डेथ पर कंट्रोल करने का एहसास बहुत अच्छा लगता था। यहां तक कि जिन लड़कियों के साथ वो सोया था उन्हें भी उसे राजा कहना पड़ता था, नहीं तो उन्हें उसके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। लड़की का नाम जिया था और वो 4th ईयर की स्टूडेंट थी। वो उन कुछ लड़कियों में से एक थी जो अपनी मर्जी से ललित को खुद को उसे सोने के लिए तैयार थी। वो बस जिंदा रहना चाहती थी और एक बेहतर लाइफ जीना चाहती थी। इसके अलावा हालांकि वो ललित और उसके जंगली कामों से डरती थी, लेकिन जिया भी केवल 6 दिनों की तबाही के बाद ऑर्डर देने और दूसरों को एरोगेंट होकर देखने की आदी हो गई थी। धमाका। मीटिंग रूम का गेट धमाके के साथ खुला और ललित का एक साथी पीला चेहरा लिए अंदर आया और उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, किंग, वे तो कुत्ते अयान और रिहान वापस आ गए हैं। ललित अपनी खुशी के पल में उसे टोकने के लिए इस स्टूडेंट को कोसने वाला था, लेकिन जब उसने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें बुरी तरह चमक उठीं। आखिरकार वे दो छोटी चींटियां भूख बर्दाश्त नहीं कर सकीं। बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं उन्हें अपने प्यारे हाथों से उन्हें अच्छा सबक न सिखा दूं और उन्हें फिर से भागते हुए न देखूं। ललित ने उस लड़की को धीरे से धक्का दिया, जिसके साथ वो कुछ अच्छे लम्हे बिताने वाला था, और बाहर निकल गया। उसे इन्फॉर्म करने वाला लड़का यह देखकर हैरान था और जल्दी से उसके पीछे चला गया, क्योंकि उसने जल्दी से कहा, किंग, वे दोनों लड़के अकेले नहीं हैं। लगभग 20 या 30 लोगों का एक ग्रुप है और उनमें से हमारी यूनिवर्सिटी की नंबर 1 खूबसूरत स्टूडेंट भी शामिल है। ललित के कदम अचानक रुक गए और उसने लाल आंखों से स्टूडेंट को देखा। क्या सच में वो भी उस ग्रुप में शामिल है? स्टूडेंट ने नेचुरली रूप से उसके सवाल के पीछे का मतलब समझ लिया। इतने दिनों तक ललित के घमंडी और घटिया रवैये को देखने के बाद इस स्टूडेंट को पता था कि वो भीड़ से नहीं डरता था। सच में वो वही है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जेनिफर उस लड़के अभिषेक और 2 और लोगों के साथ थी जिन्हें मैं नहीं जानता। ललित के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी और वो लंबे लंबे कदम उठाते हुए बाहर चला गया, क्योंकि वो उस घमंडी लड़की के साथ भी मजे करने के बारे में सोच रहा था, जिसके बारे में अनगिनत लड़के सपने देखते हैं। यहां तक कि टीचर भी चुपके से खूबसूरत जेनिफर को देख रहे थे। अभिषेक और 2 अजनबियों लड़कों को ललित ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अभिषेक एक पावरफुल फैमिली से आया था, यह बात सभी अच्छी तरह से जानते थे, और जेनिफर भी एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी। यही वजह थी कि कोई भी जेनिफर को छूने की हिम्मत नहीं करता था, यह सोचकर कि वो उसका प्रोटेक्टर है। हालांकि कम ही लोग जानते थे कि वो कभी भी खुद के अलावा किसी और की प्रोटेक्शन पर भरोसा नहीं करती थी। लेकिन अब एक पावरफुल परिवार होने का क्या फायदा था? क्या वे सभी एक जैसी हालत में नहीं थे? ललित को भरोसा था कि जब तक वो उस मॉन्स्टर से नहीं मिलता जिसने हाथी को मार डाला था, तब तक इस यूनिवर्सिटी में उसे हराने में कोई भी कैपेबल नहीं था। हालांकि वो आदमी अभी मर जाना चाहिए या कम से कम सीरियसली इंजर्ड होना चाहिए।
ललित ने बाहर निकलते समय सोचा, 3 दिन पहले की उस रात ललित उस बड़े से हाथी को देखकर घबरा गया था। उसका पूरा एग्जिस्टेंस भाग जाने और उस क्रिएचर के सामने न आने के लिए चिल्ला रहा था। हालांकि ललित की घबराहट और डर के सामने ही एक आदमी ने सच में उस हाथी का सामना करने की हिम्मत की और सच में उस पर जीत भी हासिल की। ललित ने यह सोचने की भी हिम्मत नहीं की कि अगर वो आदमी एक दिन उसके सामने उसका दुश्मन बनकर आ जाए तो क्या होगा। इसलिए इस फैक्ट का फायदा उठाते हुए कि वो आदमी हाथी को हराने के बाद सीरियस इंजर्ड हो गया था, ललित ने ऐसे आदमी को घेरने के लिए बड़ी क्वांटिटी में ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट किया। ललित उस टाइम इतना डरा हुआ था कि उसने पास जाने की भी हिम्मत नहीं की और 100 से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को उस लड़के की ओर अट्रैक्ट करने के बाद वो वहां से चला गया। लेकिन ललित को भरोसा नहीं था कि वो अनजान आदमी बच जाएगा, और अगर वो बच भी गया तो भी तूफान के बीच में उस खतरनाक लड़ाई को देखते हुए उसकी इंजरी सीरियस होनी चाहिए। अरमान और बाकी बचे लोग आयान के पीछे पीछे चल रहे थे। हालांकि आयान डरा हुआ था और अगर पॉसिबल हो तो वो अपनी लाइफ के बाकी बचे टाइम में फिर से ललित को नहीं देखना चाहता था। लेकिन जेनिफर की ठंडी निगाहों के सामने उसने मना करने की हिम्मत नहीं की और एक अच्छे बच्चे की तरह उसे रास्ता बताने लगा। जेनिफर, तुम कुछ पल शांत क्यों नहीं हो जाती? अभिषेक अपने सबसे अच्छे दोस्त और साथ ही साथ जिस लड़की से उसने कभी प्यार किया था उसके बगल में चला गया, उसे समझने की कोशिश करने लगा। अनफॉर्चुनेटली उसकी सभी कोशिशें बुरी तरह नाकाम रहीं। जेनिफर की नजर उसके सामने सड़क पर टिकी हुई थी और हर बार जब कोई झोंबी उसकी आंखों के सामने आने की हिम्मत करता था तो वह 2 बार गुर्राने से पहले ही पूरी तरह से मारा जाता था। अरमान काफी हैरान था क्योंकि पास्ट में वो सभी के लिए अजीब था और किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। सच्चाई ये थी कि जेनिफर को न जानना बहुत मुश्किल था जब तक कि कोई एक इस यूनिवर्सिटी का टीचर या स्टूडेंट ना हो। हालांकि अफवाहों से वो ठंडी और डिफरेंट जेनिफर जिसे वो एक हफ्ते से जानता था इस पल गायब हो गई थी, जबकि वो अभी भी ठंडी थी। पर अब उसके आसपास वो औरा गायब हो गया और उसकी जगह कातिलाना ओरे ने ले ली थी जिसके करीब कोई भी आना नहीं चाहता था। जेनिफर के बेहद खराब मूड को देखते हुए किसी भी बचे हुए आदमी ने एक वर्ड भी बोलने की हिम्मत नहीं की और खाने पीने से भरे बैग को ढोना जारी रखा। ये वही जगह है। झिझकते हुए आयान ने एक तरफ 4 मंजिला इमारत की ओर इशारा किया और उसकी बात सुनकर सभी रुक गए। सभी की चौकस निगाहों के सामने जेनिफर ने उदासीनता से सिर हिलाया और धीरे धीरे आगे चली गई। अभिषेक उसके पीछे पीछे चल रहा था। विक्रम भी थोड़ा पीछे चल रहा था। आखिरकार इस ग्रुप के लिए जेनिफर एक इंपॉर्टेंट मेंबर थी और विक्रम उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि इसका मतलब था फिर उसके लिए उसकी लाइफ जीना मुश्किल हो जाता। जहां तक अरमान का सवाल है, वो बचे हुए लोगों के बीच घुल मिल गया और धीमी आवाज में, जिसे कोई सुन नहीं सकता था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अरे लिली, क्या ये वही आदमी है जिसने 3 दिन पहले मुझे मारने की कोशिश की थी? सच में ये वही है जिसने ज़ॉम्बी की उस भीड़ को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट किया था? लिली ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, क्योंकि वो जमीन से कई मीटर ऊपर तैर रही थी। जिज्ञासा से भरी आंखों से उसने अरमान को देखा और पूछा, तुम क्या करने वाले हो? बस इंतजार करो और देखो, अरमान ने उसे जवाब दिया। हालांकि उसकी आंखों में बेरहमी की झलक देखी जा सकती थी। क्या तुमने ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करके मुझे मारने की कोशिश करने की हिम्मत की? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ज़ॉम्बियों को खुदा का शिकार होते हुए देखने मैं कैसा महसूस होता है। ये सच में तुम हो? जेनिफर, ललित ने खुशी से कहा और अपनी बाहें चौड़ी कर लीं। उसकी आंखें लस्ट से चमक उठीं, क्योंकि वह अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की के कर्व्स को देख रहा था। बेशक जेनिफर यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी देखा था। केवल ऐसी लड़की ही उसकी रानी बनने के लायक थी। तुम ही ललित हो, इस ग्रुप के लीडर जो खुद को किंग कहता है। जेनिफर की आवाज इसमें हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक थी, क्योंकि वो उसे ठंडेपन से देख रही थी। ये सही है? ललित ने इस बात से मना नहीं किया और सिर हिलाते हुए इस बात से एग्री किया। उसने पहले अभिषेक और फिर विक्रम को ऑब्जर्व किया और फिर कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम भी अच्छे फाइटर हो। इस राजा से जुड़ने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
मैं तुम्हें सबसे अच्छा इलाज और सबसे अच्छी दिखने वाली लड़कियों देने का वादा कर सकता हूं, सबसे ऊपर और सिर्फ एक से नीचे। बस अभिषेक ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। इस आदमी ने पक्का ज़ॉम्बी की तरह अपना दिमाग खो दिया है। विक्रम ने लड़की वर्ड सुना तो वो उसके ऑफर से ललचा गया, लेकिन आखिर में उसने आह भरी। और बार बार क्या अफसोस है। कहा जेनिफर अभी बकवास सुनने के मूड में नहीं थी। उसने अपना दाहिना हाथ धीरे से हिलाया और 2 बर्फ के टुकड़े उसके सिर के ऊपर तैरते हुए दिखाई दिए और ललित की बाहों की ओर निकल गए। वो उसे क्लियर तुरंत सबक सिखाने का इरादा रखती थी, क्योंकि तुम हमेशा के लिए मेरी होने के लिए राजी नहीं हो, तो जब मैं तुम्हें अपने कब्जे में ले लूंगा तो मैं तुम्हें अपनी निजी कुतिया बना लूंगा। ललित ने जवाब में नाक भौं सिकोड़ी। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि चीजें उसके हिसाब से नहीं होंगी, इसलिए वो पहले से ही केयरफुल था। ब्रेक ललित चिल्लाया और आगे की ओर मुक्का मारा। धमाका। ललित का मुक्का इतना जोरदार लग रहा था कि उसके सामने की हवा में जोरदार धमाका हुआ, मानो उस झटके के बाद एक हवाई तोप बन गई हो। जेनिफर के 2 बर्फ के भाले मजबूत दबाव से चकनाचूर हो गए। एक धमाके के साथ ललित की बॉडी पूरी स्पीड से आगे की ओर उछली, जबकि उसने जेनिफर को घूरते हुए और उसे एक दूर से लड़ने वाली फाइटर के रूप में पहचानते हुए देखा। जेनिफर के इमोशंस में कोई बदलाव नहीं आया। उसके हाथ की एक लहर के साथ 10 बर्फ के भाले उसके सिर के ऊपर दिखाई दिए और दुश्मन की ओर बढ़ गए। 10 बर्फ के भालों को पूरी स्पीड से आते देख ललित का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसे एक तरफ कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो मुश्किल से जमीन पर लुढ़का और 3 भालों को चकमा दिया, जब और 7 ने अपना रास्ता बदल लिया और उसका पीछा करना जारी रखा। जवाब में ललित ने दोनों मुट्ठियां कस लीं और आगे की ओर मुक्कों की झड़ी लगा दी। बैंग। एक पल में 7 बर्फ के भाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए और बेकार होकर जमीन पर गिर गए। जवाबी कार्रवाई में ललित ने दोनों मुट्ठियां कस लीं और अभिषेक और विक्रम को घूरते हुए आगे की ओर मुक्का मारा। हवा में जोरदार धमाके हुए और 2 हवाई तोपें उन 2 लोगों की ओर चली गईं, जिनका लड़ाई में भाग लेने का कोई फिलहाल इरादा नहीं था। दोनों आदमी हैरान थे। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी अचानक उन पर हमला करेगा, जबकि वो किसी दूसरे से लड़ रहा था। जेनिफर के चेहरे पर यह देखकर आखिरकार थोड़ा बदलाव आया। बिना देर किए उसने दोनों हाथ हिलाए और 2 पतली बर्फ की दीवारें दोनों आदमियों के सामने आ गईं। धमाका। हवा की टोप के इंपैक्ट से बर्फ की 2 पतली दीवारें कुचल गईं, लेकिन वे चुपके से किए गए हमले को सफलतापूर्वक रोकने में कामयाब रहे। अनफॉर्चुनेटली जेनिफर ने उन 2 बर्फ की दीवारों को बनाने के लिए बहुत सारा मैना खर्च किया था। आखिरकार उसका आइस मेकर स्किल एक फर्स्ट स्टेज स्किल थी और उसका उस पर पूरा कंट्रोल नहीं था। हे ललित हंसा और हमलों की कमी का मौका पाकर आगे बढ़ा। लानत है। कमीने अभिषेक शर्मिंदगी में लाल हो गया और खुद को कोसने से नहीं रोक सका। अगर जेनिफर नहीं होता तो वो पिछले अटैक से सीरियस इंजर्ड हो सकता था या मर भी सकता था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी वजह से जेनिफर को आने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेज स्पीड के साथ अभिषेक ने अपनी पीठ पर रखे तरकश से 3 तीर निकाले और गुस्से के साथ तीनों तीर ललित की ओर दागे। क्या तुम अभी भी अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम अभी भी मेरे खिलाफ बेकार हो। ललित ने अभिषेक को देखा और उसका मजाक उड़ाया। एक जोरदार मुक्के के साथ उसके बॉडी पर निशाना लगाए गए। 3 तीर आसानी से हवा में ही फट गए। जेनिफर ने 20 बर्फ की गोलियां बनाई और उन सभी को एक साथ आगे की ओर फायर कर दिया। उसे अब अपने दुश्मन की जान की परवाह नहीं थी, क्योंकि कई हमले सिर और दिल जैसे बॉडी पार्ट को निशाना बनाकर किए गए थे। ललित ने भी दुश्मन के हमलों के पैटर्न में बदलाव को देखा और तुरंत महसूस किया कि उसकी हताशा के लिए वो सच में उनसे कमजोर था। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से उसे अपनी चाल बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि जेनिफर ने सोचा कि ललित उसकी ओर बढ़ना जारी रखेगा, उसने अचानक अपनी बॉडी को घुमाया और अभिषेक की ओर बढ़ा, जो अभी भी इस बात से हैरान था कि उसके हमले को कितनी आसानी से कुचल दिया गया। अभिषेक सावधान जेनिफर ने उसके सामने बर्फ की एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे वो चिल्लाई, हाँ, तुम तो गई छोटी लड़की ललित। एक पागल की तरह जोर से हंसा, जिसकी प्लानिंग सफल हो गई। उसके पैरों के नीचे हवा का एक बवंडर दिखाई दिया और उसकी स्पीड पहले से 2 गुनी हो गई।
हर किसी की हैरान निगाहों के सामने ललित एक बार फिर जेनिफर की ओर बढ़ा। हालांकि वो पहले से ही बहुत दूर थी, इस बार और हमले करने का टाइम नहीं था, क्योंकि वो अभी अभी जो कुछ हुआ था उससे हैरान थी। पावरलेस होकर सिर्फ वो देख सकती थी कि उसका हाथ उसे पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कमीने बदमाश, बगल से एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी, और उसके बाद एक जोरदार दबाव ललित को महसूस हुआ। ललित का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने अपने सिर से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर एक बड़ा हथौड़ा देखा। अगर वो अटैक उस तक पहुंचता तो सीरियस इंजरी की बात तो छोड़ ही दो। उसका सिर बेशक कई 100 टुकड़ों में किसी बिल्डिंग से गिरे तरबूज की तरह फट जाता। हैरानी की बात यह है कि पीछे हटने के बजाय ललित अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठी से ऊपर की ओर पंच मारा। धमाका! एक पावरफुल हवाई तोप ने बड़े हथौड़े से टक्कर मारी, जिससे हमला रुक गया और ललित को पीछे हटने और डायरेक्शन बदलने टाइम मिल गया। उसी समय विक्रम के टाइम पर बीच में आने से जेनिफर को कुछ और टाइम मिल गया था बचे हुए लोगों की भीड़ में। अरमान ने सब कुछ शांत इमोशन से देखा। अमेजिंग लिली की आवाज उसके बगल में सुनाई दी। यह सोचना कि उस आदमी के पास सच में तुम्हारे ब्लड कंट्रोल जितना मजबूत स्किल है नहीं, उसकी स्किल कमजोर है। अरमान ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए जवाब दिया, अच्छा, ये सच है कि एडवांस स्टेज में तुम्हारी स्किल ज्यादा मजबूत है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? लिली ने उसकी ओर एक भौं उठाकर देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। इंस्टिंक्ट्स नॉलेज। अरमान थोड़ा मुस्कुराया। लिली ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें घुमाई। ललित वाकई बहुत पावरफुल था, लेकिन जेनिफर जितना नहीं, लेकिन वो पावरफुल था। उसकी स्किल को अरमान ने पहले ही देख लिया था और वो काफी अच्छी थी। हालांकि यह शुरुआती स्टेजेस में भी मजबूत था। अरमान जानता था कि उसका ब्लड कंट्रोल आने वाले टाइम में बेहद पावरफुल होने वाला था। दूसरी ओर ललित की स्किल ब्लड कंट्रोल स्किल के सामने ज्यादा कुछ पावरफुल नहीं थी। हां, बाकी के लिए वो पावरफुल थी। तुम जाकर उसे खत्म क्यों नहीं कर देते? लिली थोड़ा ऊब गई और जाहिर तौर पर थोड़ा खून देखना चाहती थी। मुझे पता है कि मैं मजबूत हूं, लेकिन ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ मेरी लड़ाई में मैं बच गया और जीत हासिल की। इसकी वजह मेरा माइंड था ना कि मेरी स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं क्लियरली कमजोर था। अरमान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके अंदर एक अजीब सी चमक चमक उठी। अब हम सभी एक ही ग्रुप में हैं, लेकिन भविष्य में यह जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। लिली की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और खुशी से पूछा, क्या तुम उनमें से हर किसी की ताकत और कमजोरियों को ऑब्जर्व कर रहे हो? अरमान हल्के से मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने जेनिफर, अभिषेक और विक्रम की हरकतों पर ध्यान फोकस किया। यह जाने कि आप क्या करने में कैपेबल हैं, अपने दुश्मन के बारे में जानें, प्लान बनाएं और आप हर लड़ाई को जीत सकते हैं। यह एक कहावत थी जिसे अरमान बचपन से ही पसंद करता था। हालांकि वो सभी फिलहाल एक ग्रुप में थे। अरमान पर पहले ही एक ऐसे आदमी के द्वारा हत्या की कोशिश की जा चुकी थी जिसे वो जानता भी नहीं था। अरमान को अपने लाइफ में कभी भी पीठ में छुरा घुपवाने की इच्छा नहीं थी। पास्ट में एक बार ही काफी था। अफसोस से बेहतर है कि पहले से ही केयरफुल रहें, उसने खुद से फुसफुसाया। जब उसने अरमान को ऐसे काम करते देखा जैसे कि वह एक कंप्यूटर हो, तो लिली अपनी खुशी के बीच थोड़ी दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। वो खुश थी कि वो ऐसा सोचता था, क्योंकि उसका ऐसा करके जिंदा बचना बहुत आसान होगा और उसके मरने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। हालांकि उसे दया भी आई, क्योंकि वो बहुत तेजी से बदल रहा था। उस लड़के की तुलना में जिसे उसने पहली बार देखा था, वो लड़का जो अपने पहले ज़ॉम्बी को देखकर डर गया था और लेवल 5 बिग बी को देखकर चिल्लाया भी था, वो अब प्रेजेंट में बहुत ज्यादा ठंडा और निर्दयी था। उसने कौन सी स्किल हासिल की होगी? लिली ये जानने की कोशिश में पागल हो रही थी, लेकिन वो उस जवाब तक नहीं पहुंच पाई जिसकी उसे तलाश थी। उसके लिए सिर्फ 6 दिनों में इतना बदल जाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए उसने एक पावरफुल पैसिव स्किल हासिल किया होगा, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हुए होंगे। लिली ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी ओर देखा, जबकि अरमान ने हर किसी की मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व किया और लड़ाई जारी रही। जेनिफर क्लियरली ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन ललित बेहद चालाक था और उसने चेन हे की सुरक्षा का इस्तेमाल करके
उसे बर्फ के हमलों को रोकने और डिफेंसिव दीवारें खड़ी करने के लिए मजबूर किया, जिससे उसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैना खर्च करना पड़ रहा था। ललित नेचुरली रूप से जानता था कि वे दोनों बचपन से ही दोस्त थे। आखिरकार जेनिफर और अभिषेक दोनों ही सोल रिकॉर्ड सिस्टम के आने से पहले जाने माने किरदार थे, इसीलिए उसने इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया। अभिषेक मजबूत था, लेकिन उसकी खूबी लॉन्ग रेंज से हमला करने में थी। हालांकि हर बार जब वह दूर जाना चाहता था तो ललित उससे ज्यादा स्पीड से उसके सामने आ जाता था, इसलिए वो पूरी तरह से दबा हुआ था विक्रम के लिए। हालांकि उसके पास ललित की जान को खतरे में डालने की स्ट्रेंथ थी, लेकिन उसकी एजिलिटी उसे पकड़ने के लिए बहुत कम थी। इसीलिए विक्रम जेनिफर के पास खड़ा रहा और ललित को पास आने का मौका नहीं दिया। अरमान, तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं बना रहे हो? जेनिफर इस सबसे परेशान हो गई और पीछे देखते हुए जोर से चिल्लाई। वो सच में ललित को मारना चाहती थी, लेकिन वो एक फिसलन भरे कॉकरोच की तरह इधर उधर भाग रहा था, जैसे कि इतना ही काफी नहीं था। उसने अभिषेक की प्रोटेक्शन करते हुए अपना लगभग सारा मैना खर्च कर दिया था और इस समय उसका मूड बेहद खराब हो गया था। जेनिफर के शब्दों को सुनकर ललित का चेहरा बदल गया और वो अपने पैरों के नीचे 2 हवाई तोपों का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से पीछे हट गया। अभी वो पहले से ही बहुत बड़ी मुसीबत में था। अगर कोई और रिवॉल्वर हुआ तो पॉसिबिलिटी थी कि उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। जरूर मुझे लगा कि तुम इसे खुद ही करना पसंद करोगी। अरमान धीरे से कदम बढ़ाते हुए बाहर चला आया और उसने ललित को एक मुस्कान के साथ देखा, जो मुस्कान नहीं थी। जब ललित ने उसे देखा तो उसकी पुतलियां सुई के आकार की हो गईं और वह बिना कुछ कहे ही चौंक गया। सच में वो इस हद तक चौंक गया कि वो बिना कुछ कहे एक ही जगह पर फ्रिज हो गया। हालांकि उस रात अंधेरा था और ललित अरमान की शक्ल नहीं पहचान पाया था, लेकिन उसका काला कोट और तलवार ऐसी चीज थी जिसे ललित कभी नहीं भूल पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अभी तक याद रखा। अरमान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मानो किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हो। तुम्हारा मुझे अभी तक याद रखना सच में एक बहुत अच्छी बात है। तुम इस बदमाश को जानते हो? जेनिफर ने केयरफुली अरमान को देखा और उसे दूर चली गई। अरमान ने उसकी ओर देखा और जवाब देने के बजाय उसने पूछा, 3 दिन पहले की उस तूफानी रात में उन ज़ॉम्बी ने मुझे घेर लिया था। इसकी वजह वही था। तुम्हें लगता है कि मैं उसे जानता हूं या नहीं? पहले तो वह हैरान हुई। हालांकि जल्द ही उसने राहत की सांस ली, क्योंकि ललित ने उसे मारने की योजना बनाई थी। इसका मतलब था कि वे दोस्त नहीं थे। अगर अरमान और ललित दोस्त होते और एक दूसरे से हाथ मिला लेते तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती। धमाका। कयाओ लॉन्ग का चेहरा पीला पड़ गया और बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के वो भागने के लिए मुड़ा। हवाई तोपों की वजह से उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी फट गई और वह तेजी से भाग गया। ललित के ग्रुप के लोग इस हद तक हैरान थे कि वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो जो बहुत घमंडी था और खुद को राजा कहता था, सच में एक शेर के सामने आ जाने की वजह से खरगोश की तरह भाग रहा था। लेकिन अरमान उसे अपनी मर्जी से आने जाने की कैसे दे सकता था? तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? ललित के कदम अचानक रुक गए। एक पल बाद उसने मुंह में ताजा खून थूका और अपने पेट को पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अरमान बिना किसी जल्दबाजी के कदम दर कदम आगे बढ़ा। इस टाइम उससे अपनी स्किल का थोड़ा सा शो ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी ये इम्पॉसिबल था कि कोई भी इतने कम इस्तेमाल से इसे पहचान पाएगा। ललित के पास पहुंचकर अरमान नीचे बैठ गया और अपने सही हाथ से उसके बालों को पकड़ लिया। उसके सिर को ऊपर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। ललित दर्द से मुंह बनाने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन जब उसने अरमान की आंखों में देखा तो वो इतना चौंक गया कि एक पल के लिए अपने दर्द को भी भूल गया। जेनिफर की आंखें नेचुरली ठंडी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सारी जिंदगी में वह बिना किसी इमोशन के जमी हुई नजर रही हो। लेकिन अरमान की कातिलाना निगाहों से निकलने वाली ठंडक एक क्रुएल्टी से भरी हुई थी, जो उसके एग्जिस्टेंस के हर रेशे से आती हुई लग रही थी। किसी ने मुझे बताया था कि तुम्हें ज़ॉम्बी के साथ खेलना पसंद है। ये दिलचस्प लगता है। अरमान ने जो बात कही थी
उसे सुनकर इमारत के अंदर मौजूद लोगों की भीड़, जो चुपचाप लड़ाई देख रही थी, और ललित द्वारा निर्देशित बचे हुए लोग बिना पल के झपकाए उसी की बात सुन रहे थे। ज़ॉम्बी के साथ खेलने से अरमान का क्या मतलब था? बेशक वे सभी समझ गए। वे उसकी बात के पीछे के इरादे को कैसे नहीं समझ सकते थे। आखिरकार वे सभी ललित की लीडरशिप में बचे हुए लोगों के ग्रुप ने उसे जिंदा लोगों को ज़ॉम्बी के सामने फेंकते हुए देखा था अरमान, और सभी लोगों ने अयान की बातों को सुना था, और जिसे अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ। अभिषेक का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया जब उसने ये सुना। अब भी वो किसी आदमी को यूं ही नहीं मार सकता था। मिलिट्री वाले परिवार में पले बढ़े होने की वजह से अभिषेक का हमेशा से मानना था, और अब भी वो इस बात को मानता था कि अपराधियों को कानून ही सजा दे सकता है। ये आदमी पागल है, वो मजाक कर रहा है ना? अभिषेक ने हैरान होकर पूछा। कौन जानता है, जेनिफर ने बिना किसी दिलचस्पी के जवाब दिया। फिलहाल उसका ध्यान किसी और चीज पर था। अभी क्या हुआ ललित, जो अभी कुछ पल पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था, अचानक एक कीड़े की तरह कमजोर क्यों हो गया और उसके मुंह से खून निकल आया? जेनिफर सग भरी आंखों से अरमान को देखते हुए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जेनिफर, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारा परिवार भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। यहां कितने गवाह हैं? अभिषेक ने इशारा करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। उसके हिसाब से जबकि यह सच था कि दुनिया बदल गई थी, यह इम्पॉसिबल था कि मिलिट्री फोर्स ज़ॉम्बी को हरा ना सके। ये देखते हुए कि वे कितने स्लो थे, यह केवल टाइम की बात थी कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा, और भले ही दुनिया अब वैसी ना हो जैसी वो पहले थी। अभिषेक के लिए यह नेचुरल था कि रूल्स अभी भी लागू होंगे। जेनिफर ने उसे थोड़ा हताश होकर देखा। वो जानती थी कि अभिषेक अपनी काइंडनेस की वजह से अरमान को रोकने के लिए यह बात बोल रहा था, लेकिन रूल्स के बिना इस दुनिया में काइंडनेस कुछ हद तक बैंकर थी। तो तुम चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं? उसने लापरवाही से पूछा, जैसे कि किसी आदमी को मारना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मेरे परिवार के साथ मेरा सपोर्ट करते हुए भले ही मैं उसे इतने सारे लोगों के सामने मार दूं, यह ठीक होना चाहिए? क्या मेरा मतलब यह नहीं था, और तुम ये जानते हो? अभिषेक उसे देखने से खुद को नहीं रोक पाया। जैसे कि वो पागल हो, वैसे भी वो बदमाश किसी न किसी तरह से मर जाएगा। जेनिफर ने नफरत से ललित को देखने से पहले अपना सिर हिलाया। ऐसा बेकार आदमी को जीना का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को तो जान से मार देना चाहिए। अभिषेक उसकी आखिरी बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। आखिर में वो केवल आहें भर सका क्योंकि उसकी आंखों में अजीब भावनाएं चमक रही थीं। वहीं दूसरी ओर बाकी बचे हुए लोग उसे डर से देख रहे थे, और जबकि अभिषेक और जेनिफर के पास मौजूदा हालात के बारे में अलग अलग विचार थे, अरमान ललित को जमीन पर ऐसे घसीट रहा था जैसे कि वो एक मरा हुआ कुत्ता हो। मुझे जाने दो कमीने, ललित ने गुस्से से दहाड़ते हुए खुद को उससे छुड़ाने के लिए अपनी स्किल को एक्टिवेट करने की कोशिश की। ललित ने महसूस किया कि उसके सभी इंटरनल ऑर्गन्स सिकुड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे टुकड़ों में फटने वाले थे। आखिर वो दूसरी बार खून का एक और खांसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या क्या हो रहा है? ललित बहुत ज्यादा डर गया। दर्द इतना ज्यादा था कि ये अब उसकी बर्दाश्त से भर होने वाला था। तुम अपने एयर कंट्रोल स्किल को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो, क्या हुआ? अरमान ने एक मुस्कान के साथ सवाल किया, क्योंकि वो ललित को जमीन पर घसीटता रहा। आराम का हाथ बहुत मजबूत था। वो लोहे की अटूट चिमटी की तरह था जो ललित के सिर से कसकर चिपकी हुई थी और उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तुम मेरी स्किल का नाम कैसे जानते हो? ललित ने उसे ऐसे देखा जैसे वो दिन के उजाले में किसी भूत को देख रहा हो। उस बारे में अरमान ने बिना किसी हड़बड़ी के जवाब दिया और रुक गया, और धीरे धीरे पास आ रहे 10 ज़ॉम्बी के ग्रुप को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। पिछली लड़ाई की आवाज की वजह से कुछ क्रिएचर अट्रैक्ट हो गए थे, इसलिए अरमान 30 मीटर भी नहीं चला थी कि ज़ॉम्बी का एक ग्रुप उसे नजर आने लगा। जब तुम पहले लड़ रहे थे तो मैंने देखा कि तुम अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करके अपनी स्किल को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अरमान ने ललित पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए समझाया। ललित भागने का मौका लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, अरमान ने अपने दाहिने पैर से उस पर अटैक कर दिया था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा।
ललित ने दर्द से चिल्लाते हुआ कहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अरमान को एक खूनी मॉन्स्टर की तरह घूर कर देखा। अरमान पर उसकी धमकी का कोई भी फर्क नहीं पड़ा और अरमान ने पूरी ताकत से उसके दूसरे पैर पर फिर से अटैक किया। ललित के दूसरे पैर की हड्डियां भी कई जगह से टूट गईं और उसके दर्द की तीखी चीख हर जगह गूंज उठी। जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता रहा था। अरमान ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और समझाया, तुम अपनी स्किल को अच्छी तरह से छिपा रहे थे, लेकिन जब तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई तो तुमने बहुत बड़ी गलती की। तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी स्किल मेरे जैसी ही है। अरमान ने ललित के चेहरे पर नफरत, डर और हैरानी भरे इमोशन को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए लिली को देखा और उससे कहा, देखा, भले ही पूरे एनवायरनमेंट में हवा हो और इस कचरे की स्किल मेरे ब्लड कंट्रोल से भी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अगर वो इसे एक्टिवेट ही नहीं कर सकता तो इसका क्या फायदा। लिली ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई दूसरी दुनिया का क्रिएचर हो। अरमान न केवल अपने लेवल से कई गुना ज्यादा पावरफुल था, बल्कि उसे अपनी ताकत पर घमंड भी नहीं था। इसकी बजाय उसने आगे बढ़ने से पहले हालात को अच्छे से समझा और फिर कुछ करने का फैसला किया। यह देखकर लिली ने अपनी पलकें झपकाई, क्योंकि उसने अरमान की नजर में एक बहुत अलग सी चमक की झलक देखी। अरमान, तुमने कौन सी स्किल हासिल की है? वो आखिरकार पूछे बिना नहीं रह सकी। ये अभी के लिए एक सीक्रेट है, उसने जवाब दिया और कदम दर कदम आगे बढ़ते ज़ॉम्बी को देखा। तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम्हारा बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। लिली ने चिंता से थोड़ा मुंह सिकोड़ा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह पहली बार होगा जब तुम किसी आदमी को मारने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं कांपा और तुम्हारी निगाह में एक भी पछतावे का कोई निशान नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि पास्ट में तुम इस तरह से बिहेव करते थे? अरमान को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा और जब उसे एहसास हुआ कि लिली कुछ हद तक सही थी तो उसने मुंह सिकोड़ लिया। उसे ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ गलत कर रहा है और न ही उसे इस बात का डर था कि वो क्या करने जा रहा है। क्या ये गोल्डन हार्ट स्किल का इफेक्ट था? अरमान ने हालत का जायजा लिया और उसने अपना सिर धीरे से हिलाया और जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आदमी मुझे मारना चाहता था और मुझे मेरे करीबी लोगों और मेरी फैमिली से अलग करना चाहता था, इसलिए मैं उसे जान से मार डालूंगा। क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कैसा इंद्रिय ये गलत है। लिली को नहीं पता था कि क्या जवाब देना है। बेशक ये गलत नहीं था और वो खुश थी कि वो इसे समझ गया, लेकिन उसकी खुशी इस एहसास से कम नहीं हो सकी कि इस टाइम वो इंसान से ज्यादा फायदे और नुकसान की परवाह करने वाली मशीन की तरह दिखने लगा था। इस तरह से प्रेजेंट में अरमान हाई एग्जिस्टेंस वाले लोगों से बहुत अलग नहीं था। ललित ने जब ज़ॉम्बी को नजदीकी और उनकी गुर्राहट महसूस की तो वो डर से चिल्लाने लगा। उसने अपने एयर कंट्रोल स्किल को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो अरमान ने तब अपने ब्लड कंट्रोल स्किल को एक्टिवेट कर दिया। अरमान के ब्लड कंट्रोल को एक्टिवेट करने से जो दर्द ललित को महसूस हुआ, उससे उसकी पूरी बॉडी दर्द से कांप रही थी। जब तक ये मेरे और मेरे करीबी लोगों के लिए है, भले ही मुझे सैकड़ों लोगों को मारना पड़े, मैं बिना किसी पछतावे के मार सकता हूं, अरमान ने उदासीनता से कहा और धीरे धीरे खुद से बुदबुदाते हुए चला गया, जैसे कि वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो। मेरे करीब मत आओ, बेवकूफ क्रिएचर्स। ललित अपने हाथों से पीछे की ओर रेंगता हुआ और अपने एयर कंट्रोल स्किल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता रहा। यह दिखता है कि पहले उसकी मुट्ठी का इस्तेमाल केवल उसकी स्किल को छिपाने के लिए एक छलावा था। जैसा कि अरमान ने पहले कहा था, 3 हवाई तोपों ने 3 ज़ॉम्बी के सिर उड़ा दिए और जमीन जल्द ही खून से लाल हो गई। इसके तुरंत बाद 3 और बड़े आकार की हवाई तोपों ने पास के 3 और ज़ॉम्बी के सिर उड़ा दिए। ललित को तभी घबराहट महसूस हुई जब वो और 3 हवाई तोपें बनाना चाहता था, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास और कोई मैना नहीं बचा है। उसकी पिछली लड़ाई में जेनिफर अकेली नहीं थी जिसने बहुत सारा मैना का इस्तेमाल किया था। ललित भी उसमें शामिल था। उसे मारने के इरादे से किए जा रहे तीखे और खतरनाक हमलों की वजह से ललित को अपने स्किल को हर पॉसिबल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा और जेनीफेट का आइस मेकर स्किल उसका सही जवाब था, क्योंकि वो उसकी तोपों और बर्फ की गोलियों
या बर्फ के भालों से बचाव के लिए बर्फ की दीवारें बना सकती थीं, ताकि उसे उससे दूर रखा जा सके। ललित के एयर कंट्रोल स्किल ने उसे अपने आसपास की हवा को कंट्रोल करने की इजाजत दी। टाई। लेकिन अरमान के ब्लड कंट्रोल स्किल के अपोजिट ललित लोगों के अंदर की हवा को कंट्रोल नहीं कर सकता था। हर स्किल के अपने फायदे और नुकसान थे, हालांकि दोनों बहुत पावरफुल थे। पावरफुल स्किल के इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा मैना पॉइंट की जरूरत होती है, और इसे इस्तेमाल करने के लिए इसमें ज्यादा मैना पॉइंट डालने पड़ते हैं कि अरमान की आवाज दूर दूर तक ललित के कानों तक पहुंचती रही थी। उसकी डरी हुई और घबराई हुई निगाहों के सामने एक ज़ॉम्बी आगे बढ़ा और उसके सिर को पकड़कर उसके चेहरे पर काट लिया। आह, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। एक और ज़ॉम्बी उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ को काट लिया। इस प्रोसेस में मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया गया। मेरी मदद करो, मैंने जो पहले किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। एक तीसरे ज़ॉम्बी ने उसके दूसरे हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ को खाना शुरू कर दिया। एक ही बार में दो। उस ज़ॉम्बी ने उंगलियां खा लो थी, मैं तुम्हारा कुत्ता भी बनने को तैयार हूं। मैं तुम्हारे लिए गधे की तरह मरते दम तक काम करूंगा। ललित की हताश चीखें हर जगह गूंज रही थीं, जिससे उसकी आवाज आसपास की इमारतों के बीच घूम रही थी, जिससे एक बहुत ऊंची आवाज पैदा हो रही थी, जिसने इसे सुनने वाले सभी लोगों के कान के पर्दे हिला दिए। 4 ज़ॉम्बी की देखरेख में ललित को हर जगह काट लिया गया था। जहां उसकी बॉडी खून और मांस से लथपथ हो गई थी, वसी थी। दर्द और पीड़ा की उसकी चीखें तब बंद हुईं जब एक ज़ॉम्बी ने उसका गला काट लिया। बचे हुए लोग डर से कांप उठे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा भयानक नजारा देखा था, कुछ ऐसा जो केवल फिल्मों, कहानियों और किताबों में ही आज तक उन्होंने देखा और पढ़ा था। लेकिन अब यह सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। सभी की निगाहें अरमान पर ही टिकी थीं, जो लगभग 20 मीटर दूर खड़ा था। हालांकि उनमें से किसी ने भी कुछ सेकंड से ज्यादा उसे देखने की हिम्मत नहीं की और फिर जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगे, जैसे कि उन्हें डर था कि वो अचानक उन्हें ज़ॉम्बी के आगे फेंक देगा। यहां तक कि इमारत के अंदर के टीचर भी, जहां ललित द्वारा बचाए गए ग्रुप को अतीत में रखा गया था, आराम को हैरानी और घबराहट से देख रहे थे। किसने सोचा होगा कि यह लड़का सच में इतना क्रूर हो सकता है? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके इमोशन इतने नॉर्मल थे, मानो उसने जो कुछ किया अभी अभी किया हो, उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं हो। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो ललित की मौत को नफरत से देखते थे, और जब उनकी नजर अरमान की पीठ पर पड़ी तो वो नफरत इज्जत में बदल जाती थी। ये लोग वे लड़कियां थीं जो ललित के गंदे कामों से परेशान हो गई थीं। लगभग 1 वीक तक गंदा बर्ताव और चीज के रूप में देखे जाने के बाद ये लड़कियां बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो इसके बारे में कुछ भी करने के लिए बहुत कमजोर थीं। लेकिन अरमान की शक्ल अंधेरे के इतने लंबे समय के बाद उगते सूरज की तरह थी। ये आदमी जो आगे चलकर अलग अलग जातियों के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे मजबूत शक्तियों में से एक हो सकता था, वास्तव में अपनी शक्तियों को हासिल करने के 1 वीक से भी कम में एक दूसरे आदमी के हाथों मारा गया। लिली ने एक सहज मुस्कान के साथ टिप्पणी की, क्योंकि उसने देखा कि ललित को धीरे धीरे निगला जा रहा था। वो स्पष्ट रूप से पहले से ही ऐसे नजारों की आदी थी। वास्तव में ललित को एक महान आदमी बनना था, और अपने कौशल एयर कंट्रोल के साथ जो जो उसकी पावर थी, जब तक कि वह उच्च क्रम के राक्षसों का सामना नहीं करता, उसके लिए जीवित रहना बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। उसका वो भाग्य 3 दिन पहले उस तूफानी रात को गायब हो गया, जब उसने मुझे मारने की कोशिश की। अरमान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। स्वूश! बिजली की स्पीड से 4 वार करते हुए 4 सिर हवा में उड़ गए, फिर जमीन पर गिरे, और अंत में रुकने से पहले 2 बार लुढ़के निकट आ रहे ज़ॉम्बी को अनदेखा करते हुए अरमान ललित की बिखरी हुई लाश के बगल में बैठ गया, और अविश्वसनीय रूप से घृणित दृश्य को देखकर थोड़ा भौंचक्का रह गया। उल्टी करने की इच्छा को दबाते हुए उसने उसकी बॉडी को खंगालना शुरू किया, और अंत में कुछ दिलचस्प चीज ढूंढी। तूफान नेकलेस रेयर ग्रेड का खजाना। इसके अंदर हवा जैसी शानदार पावर होती है। दिन में एक बार यह एक सीधी लाइन में तूफान छोड़ सकता है और आसपास के टारगेट को उड़ा सकता है। इस्तेमाल किए जाने पर मैजिक में +10 पॉइंट की बढ़ोतरी होती है। ड्राफ्ट बैन डैगर नॉर्मल ग्रेड का खजाना।
हार्बेनाइट नामक धातु से बना एक आसानी से छुपाने वाला और ले जाने में आसान खंजर यह स्टील से ज्यादा सख्त और कॉर्क से हल्का होता है। इस्तेमाल होने पर ताकत +5 पॉइंट मिलते हैं। हालांकि ललित के शरीर में सिर्फ 2 खजाने निकले थे, लेकिन वे अरमान के लिए 2 नई चीजें थीं। मानव शक्तियों को हराकर न केवल राक्षसों की तरह आत्मा शक्ति और एक्सपीरियंस हासिल करना पॉसिबल था, बल्कि हारने वाले ने जो भी चीजें इकट्ठी और संचित की थीं, उन्हें हासिल करना भी पॉसिबल था। बेशक, जबकि यह सच था कि दुश्मन का लेवल जितना ऊंचा होता है, उनके पास उतने ही ज्यादा खजाने होते हैं। वो आदमी चलता फिरता खजाना बन जाता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ऐसे किसी को हराना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा हालांकि वर्तमान में अरमान को लोगों को मारने में कोई हिचक नहीं थी, लेकिन वो खुद को एक पागल मशीन नहीं मानता था जो सिर्फ कुछ खजाने इकट्ठा करने के लिए लोगों को मार डालता था जब तक कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं डालता। अरमान तब तक उस आदमी को अपना दुश्मन नहीं मानता था और इसीलिए उस पर हमला भी नहीं करता। हालांकि सिर्फ इसलिए कि अरमान ने ऐसा सोचा था, इसका मतलब यह नहीं था कि हर कोई ऐसा ही सोचता था। निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो इंसानों का शिकार करके उनका सामान लूट लेंगे। अरमान का चेहरा अचानक बदल गया, लेकिन वो जल्द ही शांत हो गया। सूश! दूर से एक बर्फ की गोली निकली और ललित की लाश के सिर पर सटीक रूप से लगी और सरप्राइजिंगली दिमाग में घुसने के बाद बर्फ की गोली ने भयानक मात्रा में बर्फ छोड़ी, जिसने उसके पूरे सिर को जमा दिया और उसे बर्फ के टुकड़े में बदल दिया। भले ही उस बदमाश की जिंदगी उन ज़ॉम्बी द्वारा खाए जाने के बाद खत्म हो गई थी, फिर भी वो उनमें से एक बन सकता था। कुछ मीटर दूर से एक हल्की आवाज सुनाई दी। अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए अरमान ने जेनिफर को अपनी ओर आते देखा। उसके पीछे अभिषेक और विक्रम उसे अलग अलग इमोशन से देख रहे थे, लेकिन दोनों में एक बात समान थी। थोड़ा डर और सावधानी। स्पष्ट रूप से अरमान ने जो कुछ किया था उससे दोनों आदमी बहुत ज्यादा चौंक गए थे और उनके दिमाग में उसकी छवि किसी खतरनाक आदमी के रूप में अंकित हो गई थी। दरअसल अभिषेक और विक्रम दोनों ही ललित से इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्होंने कई लोगों को जिंदा ज़ॉम्बी के सामने फेंक दिया था। दुनिया बदलने के सिर्फ 6 दिन बाद ही ऐसा क्रूर काम करने के लिए किसी को बेहद क्रूर होना चाहिए और किसी खास के लिए भी कोई फीलिंग न रखने वाला दिल होना चाहिए। तो अरमान ने अभी जो किया उसके बारे में क्या? उन्होंने खुद देखा था कि उसने ललित को ज़ॉम्बी द्वारा जिंदा खाए जाने के लिए फेंक दिया था। जब भी कोई ज़ॉम्बी उसे खरोंचता या काटता तो वे उसकी डरावनी और दिल दहला देने वाली चीखें सुनते थे। हालांकि जब वे सभी पीछे डर से कांप रहे थे, तब भी अरमान सब कुछ बेपरवाही से देख रहा था। अभिषेक और विक्रम के नजरिए से केवल एक क्रूर आदमी, जिसने शायद पहले भी हत्या की हो, वो किसी दूसरे जीव को बिना दया और बिना किसी हिचकिचाहट के मार सकता है। बेशक इसके और भी वजह हो सकती है, लेकिन लोगों में सबसे बुरा सोचना हमेशा आसान होता है। आखिरकार यह एक ह्यूमन क्वालिटी है। हालांकि अरमान के लिए यह जानना इम्पॉसिबल था कि उसके सामने खड़े 2 आदमी क्या सोच रहे थे, क्योंकि उनकी आंखें कुछ हद तक अजीब तरह से उसे देख रही थीं। ठीक उसी तरह जैसे 90% बचे हुए लोग उस समय उसे देख रहे थे। अरमान समझ सकता था और अंदाजा लगा सकता था कि वे क्या महसूस कर रहे थे। हालांकि जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था, जेनिफर की आंखों की नजर नहीं बदली थी। जब वो उसे देख रही थी, उन चमकदार नीली आंखों में डर का एक संकेत भी नहीं था। इसके विपरीत उसकी नजर में और भी कम नफरत थी। अरमान खड़ा हुआ और अपने घुटनों से धूल झाड़कर उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम मुझसे नहीं डरती? किससे? जेनिफर ने उसे सग भरी आंखों से देखा और फिर ललित की बेजान लाश को देखा और उससे पूछा, मुझे इस कमीने को मारने के लिए तुमसे डरना चाहिए? ऐसा नहीं है कि तुमने किसी निर्दोष आदमी को मार डाला, बस तुमने कचरा बाहर निकाल दिया। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? अरमान उसके शब्दों से वाकई चौंक गया। हालांकि जल्द ही उसने अपना सिर धीरे से हिलाया और फिर हल्के से हंसते हुए चला गया। ये लड़की दिलचस्पन है। इससे पहले कि अरमान वहां से चला जाए, जेनिफर की आवाज ने उसे पहले ही रोक दिया। 1 मिनट रुको, जेनिफर नो। आवाज सुनकर अरमान पीछे की ओर मुड़ा और उसकी ओर देखा, यह सुनने के लिए कि वो उससे क्या कहना चाहती है। हालांकि जेनिफर ने बस एक हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उसे घूर कर देखा। अरमान ने उसके बिना किसी दोष के सफेद हाथ को देखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए
उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? अपने जीवन में पहली बार अरमान ने जेनिफर को मुस्कुराते हुए देखा। जब उसने यह सवाल पूछा, उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था कि उसमें पूरी दुनिया को स्थिर करने की क्षमता है, क्योंकि कोई भी इसे देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। वास्तव में जेनिफर की सुंदरता सिर्फ मुस्कुराने से 100% आसानी से बढ़ गई थी, लेकिन अरमान के पास इस तरह के खूबसूरत नजारे की सराहना करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि जेनिफर की बात ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे भी कुछ खजाना देना चाहिए, अच्छा हो या बुरा? तुम इस ललित कचरे को मारने में इसलिए सक्षम थे क्योंकि मैंने उसका अधिकांश मैना समाप्त कर दिया था, नहीं तो ये इतना आसान नहीं होता, और अपने स्किल का इस्तेमाल से करके वो भाग सकता था। अरमान का चेहरा उसके शब्दों को सुनकर खट्टा हो गया, और वो सुंदर मुस्कान अचानक एक चालाक छोटी लोमड़ी की मुस्कान में बदल गई। वास्तव में जेनिफर ने जो कहा था वो सच था, अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने ललित का अधिकांश मैना समाप्त कर दिया था और उसका मनोरंजन किया था, तो अरमान को शायद कभी भी ललित की स्किल की वास्तविक प्रकृति का पता नहीं चलता। और अगर ललित ने कोई सरप्राइज अटैक किया या भागना चाहा, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि अरमान उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन अरमान की एजिलिट बहुत ज्यादा थी। अपने एयर कंट्रोल स्किल के साथ ललित थोड़े टाइम के लिए ही ज्यादा स्पीड का फायदा उठा सकता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।